हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदि कैरियर पॉइंट। तो बच्चों, आज है आपका फाइनल डे ऑफ रिवीजन, है ना। तो कल है आपका बोर्ड का एग्जाम। तो बच्चे, आज के इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आज का ये वीडियो आपका रैपिड रिवीजन है, प्लस आपके 100+ क्वेश्चंस है। और साथ ही साथ अगर कोई भी ऐसा कॉर्नर जो आपका छूटा है या फिर कोई ऐसे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चंस आपने ना किए होंगे, वो सारे के सारे आज के इस वीडियो में कंप्लीट हम करने वाले हैं। तो पेशेंसली एकदम आराम से अपना प्रिपरेशन कीजिए, डरिए नहीं। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा क्योंकि आपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छा और स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, डरने की एकदम जरूरत नहीं है, डेफिनेटली अच्छा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हाँ, लेकिन आज का वीडियो बहुत लंबा है, बहुत रैपिडली चलेगा, तेजी से चलेगा क्योंकि 100+ क्वेश्चंस कवर करने हैं, सारे कॉर्नर्स को देखने हैं, कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आज का पहला, दैट इज ए एंड आर बेस्ड क्वेश्चन। तो हम इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को ये डिस्कस करने नहीं जाएंगे कि इस पे क्या करना है नहीं करना है। अब तक जितने वीडियोस आपके पब्लिश हो चुके हैं, जितने आपने रिविजन्स कर चुके हैं, तो आपको पता है कि ए आर बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या होता है। हमें केवल किस पर फोकस करना है, हमें केवल स्टेटमेंट पर फोकस करना है, क्या वो गलत है या सही है, बस आइडेंटिफाई करके फटाफट चलेंगे। आई होप कि कॉन्सेप्ट भी अब तक आपके क्लियर है। ठीक है, तो सेशन ए, ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद व्हाट। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किस पर डिपेंड करते हैं, एक्चुअली रॉ मटेरियल्स पर। ये तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वो किससे एसोसिएटेड है, रॉ मटेरियल से। ठीक है, अब आर कहता है, यानी इसका रीजन क्या है, रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तो ये भी स्टेटमेंट तो आई थिंक करेक्ट है, दैट रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर व्हाट, ह्यूमन सर्वाइवल के लिए रिसोर्सेज बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना रिसोर्स के तो हम सर्वाइव नहीं करेंगे। चाहे वो लैंड रिसोर्सेस हो, चाहे वाटर हो, या फॉरेस्ट हो, या मिनरल रिसोर्सेस है, कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में हर दिन हम इन सारी चीजों करते हैं। हमारे सर्वाइवल के लिए डेफिनेटली रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चेक करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों, करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन बी क्या कहता है, ऑप्शन बी है दैट बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए, दैट इज ऑल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर एसोसिएटेड विद रॉ मटेरियल्स, ये एकदम आपका करेक्ट है। एंड रिसोर्सेज आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, ये भी करेक्ट है। लेकिन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट आर इज व्हाट, R is not the correct explanation of A. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, that which of the following statements are correct। अब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है they are correct related to what, which activity, mining activity, and mining activity is the part of what, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो क्या है बच्चे, आप इसका आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सॉरी नॉट विच वन, विच ऑफ द फॉलोइंग से। ठीक है, गलती नहीं करना एग्जाम में कल, आप लोग बहुत अच्छे से करना, देखना सही होगा तब। तो इन एंशिएंट टाइम्स मिनरल्स वर यूज्ड टू मेक टूल्स एंड वेपन्स। तो क्या लगता है कि एंशिएंट टाइम्स में मिनरल्स को हम यूज करते थे या नहीं करते थे। तो एंशिएंट टाइम्स में भी बच्चों हम मिनरल्स को यूज करते थे। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, दैट ऑल डेवलप्ड कंट्रीज आर एक्सट्रैक्टिंग मोर मिनरल्स। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है वो क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रहा है। क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहा है, फॉर डेवलपमेंट। तो क्या लगता है, ज्यादा मिनरल एक्सट्रैक्ट करने से डेवलपमेंट ज्यादा होगा। सोचिएगा, द एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग कब शुरू होता है, बिगेन विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो क्या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के साथ ही एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग प्रोसेस शुरू होता है। And there are many stages in the discovery of what, there are many stages in the discovery of minerals। तो भाई आपका इनमें से कौन सा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो चलिए चेक करते हैं आंसर। ओनली 3, 1, 3 एंड 4। तो भाई 1, 3 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो भाई इन एंशिएंट टाइम मिनरल्स वर यूज्ड फॉर व्हाट, मिनरल्स वर यूज्ड फॉर मेकिंग टूल्स। तो एंशिएंट पीरियड में हम मिनरल्स को टूल्स बनाने के लिए यूज करते थे।
बात सही है, लेकिन ये सही नहीं है कि डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स एक्सट्रैक्ट कर रही है डेवलपमेंट, ये गलत है। एक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ माइनिंग कब एक्चुअली शुरू होता है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है ना। एंड देयर आर मेनी स्टेजेस इन डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स, तो ये भी करेक्ट है। ओके, तो चलिए है अब अगले क्वेश्चंस में चलते हैं। तो आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वाटरनरी एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अब 4 स्टेटमेंट है, इनमें से 3 गलत है, 1 सही है, तो आप इसे रीड कीजिएगा। इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट? एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। क्या ये एक्टिविटी जो है क्वाटरनरी एक्टिविटी एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से रिलेटेड है फॉर डेवलपमेंट? इट इज कन्फाइंड टू इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्या क्वाटरनरी एक्टिविटी रॉ मटेरियल्स पर डिपेंड करती है? Statement option C, it is concerned with research and development, and option D is what? Linked with serving all the people of society. तो भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। तो अगर बात करें क्वाटरनरी एक्टिविटीज की, तो क्वाटरनरी एक्टिविटीज जो है ये नॉलेज ओरिएंटेड इंडस्ट्री का पार्ट है। तो नॉलेज इंडस्ट्री जो है वो क्या करती है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दैट्स व्हाई ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट है। लेकिन ये कोई आपका रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है, रॉ मटेरियल्स पर कन्फाइंड नहीं है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स से भी रिलेटेड नहीं है, और ना ही ये लिंक करती है विद सर्विंग ऑफ ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स ऑफ एशिया फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एज पर देयर लोकेशन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट इस तरह का एमसीक्यू आपने अब तक जितने भी एमसीक्यू किए हैं उसमें आपने सॉल्व नहीं किया। अब ये क्या है, आपको लोकेशन के बेसिस पर आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से एशिया का एयरपोर्ट जो है वो आपको वेस्ट से ईस्ट के हिसाब से आपको उसको लोकेशन के बेसिस पर अरेंज करना पड़ेगा। तो बच्चों वेस्ट की तरफ में अगर हम बात करें एशिया का लोकेशन, तो ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है अरेबियन पेनिनसुला से, राइट। ये कहाँ से शुरू होता है? अरेबियन पेनिनसुला से शुरू होता है, सऊदी अरेबिया से शुरू होता है, यमन से शुरू होता है। तो अब यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है, अरेंज द फॉलोइंग एयरपोर्ट ऑफ एशिया फ्रॉम वेस्ट ईस्ट। ईस्ट वेस्ट से ईस्ट की तरफ आपको अरेंज करना है। तो अगर वेस्ट की तरफ हम देखें तो वेस्ट में आपका कौन सा है? अडेन वेस्ट में है। अब ये वेस्ट में क्यों है? क्योंकि अरेबियन पेनिनसुला में है। अडेन कहाँ पर है? ये यमन में है। अब इसके बाद फिर और आगे चलते हैं। अगर हम और आगे चले तो फिर हम यानी वेस्ट से हम किस तरफ जा रहे हैं? वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो अब हमारा अरेबियन पेनिनसुला से हम अब हमारे कहाँ पर जा रहे हैं? अरेबियन सी में होते हुए जा रहे हैं। तो अब हमको नेक्स्ट अपना कौन सा एयरपोर्ट मिलेगा? नेक्स्ट एयरपोर्ट आपको मिलेगा इंडिया में, राइट, दैट इज मुंबई। अब इसके बाद में हम और आगे वेस्ट में जाएंगे, तब कहाँ पर आएगा? सॉरी ईस्ट में जाएंगे। तो ईस्ट में जाएंगे तो इसके बाद अगली कंट्री कौन सी आती है? अगली कंट्री आएगी चाइना। तो चाइना में कौन सा एयरपोर्ट है? बीजिंग। अब इसके बाद कौन सा आता है? इसके बाद है जापान। तो जापान में कौन सा है? जापान में है टोक्यो। आया समझ में किस तरह से आपको इसको अरेंज करना है? तो पहले आपका अरेबियन पेनिनसुला, इसके बाद में आपको कहाँ आना है? इंडिया। इंडिया से होते हुए मान लो ये चाइना और ये जापान वाला पार्ट, बस शॉर्टकट में हमने बना लिया है ना। अगर आपको कंट्रीज पता है, लोकेशन पता है, तो आप आसानी से कर लेंगे और इससे आपका मैप भी क्लियर हो गया। तो अब आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों? अब तो आप आसानी से कर लेंगे। वेस्ट में आपका अडेन से शुरू हो रहा है, तो अडेन कौन से नंबर पे है? 3rd नंबर पे। तो इनमें से कौन से जो ऑप्शन से 3rd से शुरू होते हैं? ऑप्शन डी शुरू हो रहा है और ऑप्शन सी शुरू हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन डी और सी। तो अब इनमें से आपको नेक्स्ट चलना है। नेक्स्ट आपका मुंबई है, दोनों में मुंबई है। लेकिन अब सेकंड कौन सा है आपका? इसमें अब आपको चेक करना है कि कौन सा होगा, सेकंड होगा कि आपका 1 होगा। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी है। तो डी है क्योंकि इसके बाद तो चाइना आएगी, दैट इज बेजिंग, और बेजिंग के बाद आएगा आपका जापान, और जापान में इंपॉर्टेंट एयरपोर्ट कौन सा है? टोक्यो है। ओके, तो बच्चों समझ गए आप कि इस तरह की क्वेश्चन को कैसे करना है? वेस्ट से ईस्ट की तरफ तो आपको मैप का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने पूरा का पूरा मैप बेस्ड वीडियोस ये सारा कुछ आपने कंप्लीट किया होगा। तो डेफिनेटली हो जाएगा, डरना नहीं है, बस शांत होकर इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि अब जो है सीबीएसई ने
सारे जितने भी बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में जो एमसीक्यू वाला ऑप्शन है उसको कॉम्पिटेंसी बेस्ड रखा है। केवल आपको आइडेंटिफाई करने नहीं देगा, बल्कि आपको कैसे आप उसको अंडरस्टैंड करें, रिफ्लेक्ट आपका कैसे आपके आंसर में होता है, आप कितना लॉजिक लगा रहे हैं, इस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलते हैं एक्सपोर्ट आइटम्स बाय अ पोर्ट इज फर्स्ट ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यानी कि एक्सपोर्ट आइटम जो है पहले कहाँ लाया जाता है, बाय अ पोर्ट इज फर्स्ट ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। और इस पोर्ट को हम क्या कहते हैं, जहां पर से एक्सपोर्ट आइटम पहले लेकर के आया जाता है। कहाँ से लाया जाता है, अलग अलग कंट्रीज से लाकर जब जाती है। तो क्या ये कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट है, डी आउटपोर्ट है, सी एंट्री पोर्ट है, या फिर डी पैकेट स्टेज। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, एंट्री पोर्ट्स है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है आपका, एंट्री पोर्ट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। देखिए कितना मस्त मजेदार क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो है जिसमें आपको जरा सा सोच लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि आप सभी ने इन सारी चीजों को प्रैक्टिस किया, बस आपको लोकेशन देखना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट। अब यहाँ बोला है अरेंज द फॉलोइंग ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। तो अब ऑयल रिफाइनरीज साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ अगर हम चले तो मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, कयाली। अब ये जो है आपके ऑयल रिफाइनरीज जो है ये एक्चुअली किस तरह से आपके साउथ से नॉर्थ के तरफ में जाते हैं। तो आप एक बार सोचिए किस तरह से इस आंसर को करते हैं, पॉज करके देखिएगा, हम आंसर आपको तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज आपका साउथ में कौन सा है, डेफिनेटली आपका साउथ में है कोच्चि। कोच्चि कहाँ पर है, केरला में हो गया। अब केरला से फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो हम कहाँ पर पहुंच रहे हैं, कर्नाटका, गोवा, कर्नाटका। तो यहाँ पर मैंगलुरु है, मैंगलुरु कहाँ पर है, कर्नाटका में है। ठीक है, अब इसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट ऑयल रिफाइनरीज कहाँ पर है, यानी ये एकदम साउथ, एकदम टिपिकल साउथ डाउन। और उसके बाद में फिर मैंगलोर है। अब मैंगलोर के बाद में नेक्स्ट कौन सा है, मुंबई है। मुंबई के बाद में नेक्स्ट कौन सा है आपका, कयाली है। तो ये हो गए ऑयल रिफाइनरीज ऑफ इंडिया, जो कैसे लोकेटेड है, साउथ से नॉर्थ के तरफ। तो एकदम साउथ में आपका कोच्चि है, कोच्चि के बाद मैंगलोर है, मैंगलोर के बाद मुंबई है, मुंबई के बाद कयाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान कैनल। तो राजस्थान कैनल जब बनाया गया तो फर्स्ट फेज के कंस्ट्रक्शन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, तो फेज 1 और फेज 2 है बच्चों। तो फेज 1 में कौन कौन से एरिया कवर होते हैं और फेज 2 में कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखकर अगर आपको याद नहीं है तो भाई उस पर्टिकुलर टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि आपको इन अलग अलग फेजेस के जो प्लेसेस है उन्हें अलग से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ राजस्थान कैनल। तो राजस्थान कैनल को क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी कमांड कैनल एरिया। अब यहाँ पर फर्स्ट फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ, क्या जैसलमेर है, सी बाड़मेर, सी जोधपुर और डी आपका गंगानगर। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी गंगानगर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये जो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसे हम क्या कहते हैं, गेल कहते हैं। तो गेल के जो ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आखिर गेल बनाने के पीछे पर्पस क्या है। तो नंबर ए आपका क्या कहता है, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर नेचुरल गैस एट इट्स डिपोट। क्या गेल इसलिए बना, बी टू प्रोसेस एंड लोकेट नेचुरल गैस टू डिफरेंट स्टेट, सी टू ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस, या नेचुरल गैस की मार्केटिंग के लिए। एंड ऑप्शन डी कहता है टू सेल स्टोर नेचुरल गैस फॉर ग्रेटर प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ गेल, तो इसके पहले जितने क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे वहां पर गेल नहीं था। तो ये लास्ट टाइम जो रिवीजन सीरीज आपको चल रहा है रैपिड रिवीजन, तो आप जैसे ये टॉपिक आएगा अगर आपका ये नहीं हुआ है तो एक बार चेक कर लेना। ठीक है, ये एक बार आपको चेक करना जरूरी है, तो क्या आप अगर चेक कर लेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ठीक है, लेकिन हाँ घबराते हुए नहीं कि हमने ये नहीं पढ़ा है, होता है कभी कभी ऐसा, लेकिन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज व्हाट
गेल का ऑब्जेक्टिव क्या है, गेल बनाने के पीछे रीजन क्या है, एस्टैब्लिश करने के पीछे, टू ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस। किस चीज को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड मार्केटिंग करना है, नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एंड मार्केट नेचुरल गैस। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, दैट इज ए एंड आर। तो ए क्या कहता है, दैट वाटर ट्रांसपोर्ट जो है दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया। तो इंटरनेशनल ट्रेड में तो डेफिनेटली वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑप्शन आर क्या कहता है, दैट इज रीजन आर, ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पोर्ट्स देन इट्स वेस्ट कोस्ट। क्या लगता है, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वाले जो साइड है कोस्टल एरिया, क्या वहां पर वेस्टर्न कोस्ट से ज्यादा पोर्ट है? तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। ऑप्शन सी, दैट व्हाट, दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका उल्टा होगा, क्योंकि ईस्ट कोस्ट में आपका मोर नहीं लेस पोर्ट है, और आपका वेस्ट कोस्ट में क्या है, वेस्ट कोस्ट में मोर पोर्ट्स है, यहाँ पर ज्यादा पोर्ट्स है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन इज द करेक्ट वन, और पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरे स्टेटमेंट को भी हमने करेक्ट कर लिया। Now the next question, read the following facts about Swachh Bharat Mission carefully and choose the correct option। तो स्वच्छ भारत मिशन से रिलेटेड जो फैक्ट्स है इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? तो इट इज अ पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूएबल मिशन, क्या ये अर्बन रिन्यूएबल मिशन है? इट इज लॉन्च बाय होम, इट इज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, इंप्रूविंग ग्रीनरी इन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया में ग्रीनरीज के लिए इसको लॉन्च किया गया है। It is aimed to improve what, quality of life in urban slums, क्या ये अर्बन स्लम्स को टारगेट करती है? तो भाई स्वच्छ भारत मिशन के जो है फीचर्स क्या है, तो यहाँ से स्वच्छ भारत मिशन याद हो जाएगा, एक बार रिकैपिचुलेट कर लीजिएगा। हम चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज 1, 2 एंड 4। तो डेफिनेटली इट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, स्वच्छ भारत मिशन इज अ पार्ट ऑफ अर्बन रिन्यूएबल मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन जो है ये पार्ट किस चीज का है, अर्बन रिन्यूएबल मिशन, यानी अर्बन एरिया को फिर से रिन्यू करना। किसने लॉन्च किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था, मगर ये ग्रीनरी से नहीं है, लेकिन ये एम क्या करता है, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम। तो अब अर्बन स्लम्स वाले ऐसे इलाके जहाँ पर सैनिटेशन की फैसिलिटीज नहीं होती है, फ्रेश वाटर सही से अवेलेबल नहीं होता है, ओपन डिफेकेशन होता है, जिसकी वजह से शहरों में गंदगी फैलती है और स्लम एरियाज के लोगों की जो लाइफ होती है वो भी थ्रेटनिंग होती है। तो स्वच्छ भारत मिशन का काम ही यही है कि स्वच्छता को लेकर आना, और इसीलिए इसका काम क्या है, इट इज एम टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द यूनिट टू मेजर साउंड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई साउंड को हम कैसे मेजर करते हैं, व्हाट इज द यूनिट दैट मेजर साउंड, तो दैट इज डेसिबल, जिसे डीबी लिखा जाता है। क्लियर, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ एरिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई अब आपको एरिया दिया है, अब उसके कैरेक्टरिस्टिक, तो अब इन एरियाज में क्या है आपका, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, दौराला मेरठ, हारमोर तहसील, धारावी मुंबई। तो भाई ये सारे हमने सोर्स बेस के लिए पढ़े थे, है ना। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट आपका कहाँ पर है, दरोला, मेरठ कहाँ पर है, भारमूर तहसील, और धारावी मुंबई। अब आपको करेक्ट मैच को चॉइस करना है, चूज द करेक्टली मैच पेयर। तो बच्चों इन सबके करेक्टली मैच आपको जो कैरेक्टरिस्टिक से इससे रिलेटेड ये एक बार आप देख लीजिएगा। तो करेक्टली मैच कौन सा होगा, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट, क्या वहाँ पर भील ट्राइब है, दरोला मेरठ, क्या वहाँ पर गड्डी ट्राइब है, भारमूर तहसील, क्या वहाँ पर डिलापिडेटेड हाउसेस है, या धारावी मुंबई, क्या वहाँ पर ग्राउंड वाटर पोल्यूशन है। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में भील ट्राइब है। तो दारुला मेरठ में क्या प्रॉब्लम है, हम डिस्कस किया था। हारमोर तहसील कौन से ट्राइबल कम्युनिटी से है, धारावी मुंबई का क्या प्रॉब्लम है, ये सारे पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, एक बार आप दोबारा बस इनको चेक कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वेस्टलैंड्स आर रेंडर्ड अनफिट फॉर व्हाट, एग्रीकल्चर बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द स्टेट। क्या बोला गया है कि कुछ जो वेस्टलैंड है आर रेंडर्ड अनफिट, क्या कहा है हमने कि वो पूरी तरह से अनफिट है, फॉर व्हाट पर्पस, फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। बाय व्हाट, क्यों ऐसा हुआ है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से कुछ ऐसे जो वेस्टलैंड है वो पूरी तरह से
क्या चीज के लिए फिट नहीं है, दे आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। तो आप चूज द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू द स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट दिया है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको ऑप्शन चूज करने हैं। क्या वहां पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एरिया था? ऑप्शन 2 कोस्टल प्लेन, ऑप्शन 3 डिग्रेडेड पैस्चर और ऑप्शन 4 भाबर एरिया। तो अब इनमें से कौन से करेक्ट है? तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। तो द करेक्ट आंसर इज both 1 and 3 is the correct answer, that is option 3 shifting cultivation area है और आपका क्या है, degraded pasture। ठीक है, तो both 1 and 3 जो है आपका करेक्ट ऑप्शन है, shifting cultivation area और ऑप्शन 3 क्या है, that is degraded pasture। और इन दोनों को कंबाइन मिला करके आपका ऑप्शन डी होगा। तो वेस्टलैंड जो है उससे रिलेटेड पॉइंट एक बार पढ़कर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, choose the correct option to fill the blank। By 2050, the world population is estimated to live in urban area is, यानी 2050 तक वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका कितना परसेंट पॉपुलेशन जो है वो आपके अर्बन एरिया में होगा। ठीक है, तो ये डू यू नो बोलकर एक जो है आपका कॉलम है आपके बुक में, वहां से आपका दिया हुआ है। कौन से बुक से? वर्ल्ड बुक से। ओके, तो डू यू नो के जितने क्वेश्चंस है ना प्राइमरी एक्टिविटी ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है, इन सारे को आप पढ़कर कंप्लीट करके रखिएगा। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज 3, दैट इज 2/3। बाय 2050 वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू लिव इन अर्बन एरिया इज कितना होगा, 2/3 होगा। ओके, और ये एस्टिमेट किया गया है दैट बाय 2050 बाय 2050 तक आपके 68% जो है आपका अर्बन पॉपुलेशन हो जाएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन के 100% का 68% जो है वो आपका कहां पर होगा, वो अर्बन एरियाज में होगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आपको 4 जो आपके लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलप जो एरियाज है, वेरी हाई, हाई डेवलप्ड, मीडियम डेवलप्ड, तो इनके क्राइटेरिया दिए हैं। चलिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन चेक करते हैं और इसके साथ साथ ये कुछ पैसेज रिलेटेड पॉइंट है। तो पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा है। वेरी हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज फीचर्स क्या है, हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज के फीचर्स क्या है, मीडियम और लो की क्या प्रॉब्लम्स है, इनके कंपैरिजन ऑलरेडी फिनिश। ठीक है, तो अब हम केवल क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्लीकेबल विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज, तो क्वेश्चंस क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एप्लीकेबल विद हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज, तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है जो उस पर्टिकुलर कंट्री को हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के रैंक में लाकर खड़ा करता है। तो नंबर 1 मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, नंबर बी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन सर्विस सेक्टर, ऑप्शन सी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ऑप्शन डी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। तो भाई जो भी हाई ह्यूमन डेवलप कंट्रीज होते हैं उनका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहां पर होता है, सोशल सेक्टर में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर इंप्रूवमेंट अमंग द मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज इज मार्क्ड बाय व्हाट, ऑप्शन ए डेवलपमेंट रिलेटेड पॉलिसीज अपनाने से ग्रेटर डेवलपमेंट देखना मिलेगा आपको, एनवायरमेंटल रिलेटेड पॉलिसी, इकोनॉमी ओरिएंटेड पॉलिसी या फिर सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसी। भाई एक कंट्री जो हाईली डेवलप्ड है वो हाईली डेवलप्ड क्यों है, क्योंकि हाईली डेवलप्ड इसलिए क्योंकि उनका ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहां पर होता है, सोशल सेक्टर में होता है। तो अगर एक कंट्री जो कि मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में आती है, अगर वहां पर ग्रेटर इंप्रूवमेंट चाहिए तो वो किस सेक्टर पे ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करेगा, कौन से सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी बनाएगा। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसीज, क्योंकि सोसाइटी ओरिएंटेड पॉलिसी होगी तभी तो जाकर के आपका डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following score of human development index show the range for medium category। तो भाई इनमें से कौन सा जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का जो रेंज है ये आपको मीडियम कैटेगरी के बारे में बताता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, दैट इज 0.149। आपको देखना है इसमें से मीडियम वाला कौन सा है, 0.149 is comes under the medium range category। Human geography is the synthetic
स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अदर। तो भाई ये डेफिनेशन किसने दिया है? दैट इज गिवन बाय रैटजेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the core concern of geography as a discipline? तो स्टूडेंट, geography as a discipline आप एक बार रीड कीजिएगा क्योंकि ये आपके फर्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड है, तो आपके 3 मार्क्स को कवर करता है। तो अगर एक चैप्टर अकेले ज्यादा मार्क्स को कवर कर रहा है तो आप उन चैप्टर्स को पूरा का पूरा कंप्लीट करके जाइए, क्योंकि हमें पता है कि उस पर्टिकुलर चैप्टर का वेटेज कितना है, ठीक है। और उसके अलावा कंबाइंड चैप्टर्स के वेटेज फिर उसके बाद देखिएगा, लेकिन जो सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर्स है उन्हें पूरा का पूरा आप कंप्लीट कीजिएगा। तो खैर अब चलते हैं कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। तो ऑप्शन ए क्या है? टू अंडरस्टैंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेम। क्या कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, क्या इनका काम पॉपुलेशन कंपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है और कौन से फैक्टर्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करें उस पर फोकस करना है? ऑप्शन बी क्या कहता है? टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। ऑप्शन सी क्या कहता है? टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। एंड ऑप्शन डी क्या कहता है? टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर एस्टिमेट, ठीक है। तो अब आपको क्या लगता है कि कौन सा करेक्ट है? तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड इट्स, ये जो अर्थ है दैट इज व्हाट, ये धरती हम लोगों का घर है और इसकी सस्टेनेबिलिटी को चेक करना इज द कोर कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। ये नहीं देखना कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है और उसके कौन से फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, दिस इज नॉट द फैक्टर, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन डी, टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज द होम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर एस्टिमेशन, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो इस ऑब्जेक्टिव को याद कर लेना और आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि कैसे कुछ क्वेश्चंस फिट होते हैं। तो इसलिए तो पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट है और साथ ही साथ पीवाईक्यू उसके जो एमसीक्यू हैं आपके जो 90+ मार्क्स को स्कोर करने में हेल्प करते हैं, आपके अच्छे स्कोरिंग होते हैं, बिकॉज हर क्वेश्चन जो है उसमें 1 मार्क्स होता है जो हमें यूं ही लॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कैसे होगा अचीव? जब आप प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे, जितने ज्यादा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और यही एमसीक्यू जो है आपके पूरे बुक का एज ए होल कॉर्नर टू कॉर्नर जो है रिवीजन करने में भी हेल्प करता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने इंट्रोड्यूस किया था? इट वाज गिवन बाय ग्रिफ टेलर, ठीक है। दैट इज गिफ टेलर ने नियो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोर्ट्स। तो पोर्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, ठीक है, एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई सारे हमें पॉइंट मिल गए फिर पोर्ट्स से रिलेटेड। तो द पोर्ट्स प्रोवाइड, तो पोर्ट्स के बेनिफिट्स के बारे में है, पोर्ट्स से रिलेटेड फीचर्स के बारे में है। मान लीजिए अब आपका ये एमसीक्यू में नहीं आया, सब्जेक्टिव में आएगा तो आप इसे कर पाएंगे ना, तो बस इसी तरह से आपको पढ़ना है, ठीक है। So the ports provide facilities of what? Loading, unloading and storage of cargo. Number 2, the importance of ports is judged by what? The size, इसका साइज कितना है और इसका इंटरलैंड किसके? आपकी साइज और इट्स इंटरलैंड बोला है तो पूरा पढ़ना भाई, ठीक है। हमने केवल सोचा कि पोर्ट्स के साइज, तो पोर्ट्स के साइज नहीं, द साइज ऑफ इट्स हिंटरलैंड, ओके, यानी कि उसके हिंटरलैंड्स कितने बड़े हैं। थर्ड क्या बोलता है? That the quantity of cargo handled by a port indicate the level of development of its hinterland, and ports are the chief gateways of the world trade. तो अब आपको कौन सा आंसर करेक्ट लग रहा है? तो देखिए मोस्ट कॉमन क्या है? ऑप्शन 4 इज द मोस्ट कॉमन, तीनों में दिया हुआ है। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर इनमें से कौन सा है। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी क्या है? करेक्ट आंसर है। क्या बोला? That ports provide facilities of what? Definitely ports में loading, unloading और आपका storage facility तो होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो फिर कैसे ports पे काम करेंगे? ये हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? Quantity of cargo handled by the port indicates इसका level of development of its hinterland, ठीक है। लेकिन ये जो ऑप्शन 2 है ना, this is not actually, इस पर्टिकुलर सेकेंड स्टेटमेंट ये रॉन्ग है कि इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट जो है हम केवल साइज ऑफ इट्स इंटरलैंड से कैसे जज करेंगे, तो ये आपका गलत हो गया।
बाकी 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो बेनिफिट्स ऑफ पोर्ट्स और फीचर्स ऑफ पोर्ट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पोर्ट, ये आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से। Now the next question, A and R. अब A is related with what? WTO is widening the gulf between rich and poor by making rich countries rich. तो क्या लगता है कि WTO जो है रिच और पुअर के बीच का गैप इम्प्रूव कर रहा है? दिस इज अ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट WTO। और R क्या कहता है? रीजन क्या है? The influential nation in the WTO focus on their own commercial interest। ठीक है, तो जो भी इन्फ्लुएंशियल नेशंस है यानी कि जो डोमिनेंट नेशन है WTO के मेंबर्स, वो क्या कर रहे हैं? वो जितने भी अपने इंटरेस्ट को WTO के थ्रू जो है प्रूव करना चाहते हैं। कैसे? बाय मेकिंग पॉलिसीज इन देयर फेवर। तो अब आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चेक करते हैं। तो करेक्ट है ऑप्शन ए इज 100% करेक्ट बिकॉज ए और आर टू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। और इसी वजह से क्योंकि डोमिनेंट नेशन का इस पर इंटरेस्ट ज्यादा है जिसकी वजह से रिच एंड पुअर के बीच का गैप इंक्रीज हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे WTO ऐसे रूल्स नहीं बना रहे जिससे आपके अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज को भी ज्यादा बेनिफिट हो, बल्कि अधिकतर रूल्स ऐसे बनते हैं जो डोमिनेंट नेशन के फेवर में चले जाते हैं। ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। द एक्ट ऑफ ओपनिंग ऑफ इकोनॉमीज फॉर ट्रेडिंग इज नोन एज व्हाट? तो भाई जब हम एक्ट ऑफ ओपनिंग, जब हम इकोनॉमीज को ओपन अप करते हैं किस चीज के लिए? ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तब हम इसे क्या कहते हैं? बैलेंस ट्रेड। बैलेंस ट्रेड का मतलब क्या होता है? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इज बैलेंस ट्रेड। यूनिलेटरल ट्रेड यानी कि एक पर्टिकुलर कंट्री का ट्रेड, बायलेटरल द ट्रेड बिटवीन टू कंट्री, और फ्री ट्रेड। तो दिस इज डेफिनेटली फ्री ट्रेड होगा। ओके, दैट इज ट्रेड लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया फ्रॉम द ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट ऑर्डर। ओल्डेस्ट टाउन होगा तो अब इसका मतलब क्या है कि किस तरह के टाउन? आपका एंशिएंट पीरियड, मेडाइवल पीरियड, मॉडर्न। अब इसके बेसिस पर आपको टाउन अरेंज करना है। तो ओल्डेस्ट बोला है तो आपको एंशिएंट टाउन आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर मेडाइवल पीरियड में बने हुए टाउन और उसके बाद में मॉडर्न पीरियड में बने हुए टाउन। तो अब आपका इसमें से ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 में है आपका जयपुर, और 2 है चंडीगढ़, 3 है मदुरई, और 4th है आपका जमशेदपुर। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपका एंशिएंट पीरियड का तो हम टेम्पल टाउन कहते हैं। तो टेम्पल टाउन में आपका सबसे पहले कौन सा आएगा? मदुरई आएगा। कल्चरल इंपॉर्टेंस का टाउन है, एंशिएंट पीरियड का टाउन है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट हो गया आपका जयपुर, और जयपुर के बाद फिर जमशेदपुर, और जमशेदपुर के बाद में फिर हो गया आपका चंडीगढ़। इस सीक्वेंस को याद रखिएगा और एक बार दोबारा इन टाउन्स को एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न के बेसिस पर जब याद करेंगे तो उस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को याद रखिए। केवल यहाँ वर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर नहीं बोला है, बस आपको बोला अरेंज करना है, राइट? तो आपको अरेंज कर लिया। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर में हम क्या देख रहे हैं कि कैसे हम चीजों को प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम ज्यादा से ज्यादा देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू व्हाट? द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। तो चलिए स्मार्ट सिटी आसानी से अब रिवाइज हो जाएगा आपका। स्मार्ट सिटी मिशन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई स्मार्ट सिटी मिशन से रिलेटेड क्या पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है? टू प्रमोट द सिटी विद क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ऑप्शन 2 यानी कि स्टेटमेंट 2, टू प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। स्मार्ट सिटी मिशन का मतलब क्या है? किसी को प्रमोट करना, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट लाना, प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू इट्स सिटीजन। थर्ड क्या है? टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द जॉब सीकर, यानी जिन लोगों को नौकरी चाहिए उनको नौकरी प्रोवाइड करना इज द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। नेक्स्ट क्या है? टू मेक द सिटी लेस वल्नरेबल टू द डिजास्टर। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो डेफिनेटली 1, 2 एंड व्हाट 1, 2 एंड 4 होगा, क्योंकि जॉब प्रोवाइड करना इज नॉट द पार्ट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन। लेकिन बाकी 3 जो है आपके स्मार्ट सिटी मिशन के पॉइंट है। प्रमोट करना सिटी को विद क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। जब क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो स्मार्ट सिटी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है ना। नेक्स्ट क्या? प्रोवाइड डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू सिटीजन। और नेक्स्ट क्या करना? मेक सिटी लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर। डिजास्टर अगर कम होंगे तो लाइफ थ्रेटनिंग कम होगी, लाइफ की सिक्योरिटी बढ़ेगी, है ना।
नाउ लोकल नेम्स लाइक पन्ना, पारान, पाली, नगाला, धानी, ये सारे किसके एग्जाम्पल है? कौन से सेटलमेंट के एग्जाम्पल है बच्चों? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको भी पता होगा, हैम्लेटेड सेटलमेंट। पक्का करेक्ट किया तो जो उसमें गलती भी हो जाती है, गलती नहीं करनी है, ठीक है। नाउ ए एंड आर बेस्ड अगेन, तो जितना ये ए आर बेस्ड करोगे ना उतना कॉन्फिडेंट होगे। जितना इजी इजी क्वेश्चन करते जाओगे ना उतना आपको लगेगा अरे भाई सारे क्वेश्चन तो मैंने इजी प्रैक्टिस किए, ये क्या आ गया एग्जाम में। तो जितना टफ करोगे, जितना आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, उतना ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होकर के बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू करेंगे, राइट। तो ए वाला क्वेश्चन, ए असर्शन है, agriculturally rich state of Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh are facing the crisis of what? They are facing the crisis of groundwater depletion या फिर groundwater crisis, right? Next क्या है? Are more groundwater is utilized for irrigation than water table recharge. तो भाई ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज होने का टाइम मिलना चाहिए, लेकिन हम जरूरत से ज्यादा पानी निकालेंगे तो फिर ग्राउंड वाटर टेबल तो डिक्लाइन करेगा ही, और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो जीरो हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं क्या है करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। दैट एग्रीकल्चरली जो रिच स्टेट है इंडिया के, प्री एग्रीकल्चरली रिच स्टेट ऑफ इंडिया, जहां पर ग्रीन रेवोल्यूशन इंप्लीमेंट हुआ था, स्पेशली पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी, ये क्या फेस कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। तो आपको यहाँ से और क्या मिल गया? स्टेट हैविंग और स्टेट फेसिंग ग्राउंड वाटर डिप्लेशन। साथ ही साथ अब ये क्या कर रहे हैं? ग्राउंड वाटर को किस पर्पस में यूटिलाइज कर रहे हैं? इरिगेशन पर्पस में यूटिलाइज कर रहे हैं, क्योंकि मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग है। अब इसकी वजह से इनको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, जरूरत से ज्यादा पानी यूज करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा ना जब पानी जीरो हो जाएगा, अगर प्रेजेंट ट्रेंड कंटिन्यू होगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओके। नाउ अगेन इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। तो अब यहाँ पर ऑप्शन चूज करने हैं। इंदिरा गांधी कैनल प्रोजेक्ट वाज कंसीव्ड बाय कंवर सेन in 1950 and it was launched in 1960। तो भाई इसके लिए आप इसका डेट आपको चेक करना कि क्या सच में कंवर सेन ने 1950 में ये बनाया था, प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, लेने की कोशिश की, और उसके बाद लॉन्च किया 1961 में। इंट्रोडक्शन ऑफ कैनल इरिगेशन हैज ब्रॉट व्हाट? बहुत ज्यादा चेंजेस लेकर के आया, परसिप्टेबल चेंजेस इन द एग्रीकल्चरल इकोनॉमी ऑफ द कमांड एरिया, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ दिस कैनल in this particular area's economy. Trade of canal irrigation has led to increase in cultivated area and crop intensity। and statement 4 क्या कहता है? Traditional crops of ज्वार बाजरा has been replaced by which crops? तो traditional crops of ज्वार बाजरा replaced by rice and wheat। क्या है करेक्ट आंसर? चेक करते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन 1 जो है वो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी आपकी बुक में दिया है, करेक्ट करना है आप, ठीक है। तो एक बार इंदिरा गांधी कैनल कमांड एरिया ऑलरेडी हमने बहुत बार पढ़ा है, तो बस आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि यहाँ से क्या क्या टॉपिक आपको करना है, तो बस हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो बाकी सारे पॉइंट आपके करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन में। नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड विद व्हाट? इंटरनेशनल ट्रेड of what? World या इंडिया? इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड पर्सपेक्टिव केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो आप देखते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया में, इंडिया हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, ये तो बात सही है, इंडिया का बहुत बड़ा कोस्ट लाइन है, सराउंडेड बाय ओशन फ्रॉम 3 साइड, राइट। अगर हम 3 साइड से बात करें, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया आपका अरेबियन सी। इंडियन कोस्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ वेल डेवलप्ड सी पोर्ट। कांडला पोर्ट एक्सपोर्ट ह्यूज अमाउंट ऑफ आयरन ओर, यानी आपको जितने पोर्ट्स है उन पोर्ट से किन चीज का इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट होता है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय वाटर इज वेरी चीप फॉर वॉल्यूमिनस आइटम। भाई इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज 1, 2 and 4, राइट। तो 1 आपका क्या है? India has a long coastline surrounded by what? Ocean from 3 sides. Okay. Second जो है आपका Indian coast have large number of well developed seaport, तो definitely ये है। कांडला पोर्ट जो है क्या वो आयरन ओर को इंपोर्ट करता है?
नहीं, ये सॉरी एक्सपोर्ट करता है नहीं, कांडला पोर्ट जो है ना वो पेट्रोलियम फर्टिलाइजर्स इससे रिलेटेड, तो वो आयरन ओर को जो है एक्सपोर्ट नहीं करता है, तो ये गलत हो गया आपका स्टेटमेंट। एंड द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है बाय वाटर जो है ये डेफिनेटली बड़े बड़े गुड्स के हिसाब से ये बहुत सस्ते होते हैं, ऐसे भी वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, नाउ व्हाई इज इट दैट स्लम्स आर द एरियाज ऑफ रेसिडेंट विद लीस्ट चॉइस? भाई अगर हम बात करें स्लम एरिया की, यानी एक ऐसा इलाका जहाँ ना लाइफ की सेफ्टी है, ना प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है, जहाँ ओपन डिफेकेशन होते हैं, जहाँ पर ड्रेनेज अनट्रीटेड होते हैं, कचरे कहीं भी पड़े होते हैं, अनकलेक्टेड होते हैं, लोगों को फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, जहाँ एक केवल नल होता है, जहाँ पर सभी को पानी लेना पड़ता है, अपना अपना पर्सनल टॉयलेट या वॉशरूम नहीं होता है, कोई कॉमन एरिया होता है जहाँ पर उनको यूज करना पड़ता है, तो लाइफ इज रियली वेरी डिफिकल्ट इन सच अ प्लेस। और ऐसे इलाकों में तो स्लम्स होते हैं और स्लम्स की कंडीशंस होते हैं, लोग एक रूम पे ना जाने कितने लोगों को रहना पड़ता है ना? तो इसीलिए स्लम एरिया क्या है, स्लम एरिया जो है ना एकदम लिस्ट चॉइस का इलाका है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे हैव dilapidated houses with poor ventilation, the basic facilities जैसे कि light and toilets are difficult to get, hygienic condition and drinking water are improper, or better drainage facilities are available। बच्चों आई थिंक कि अब तो आपको आंसर दिख गया होगा क्या होगा करेक्ट। चलिए चेक करते करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज 1 2 3, ये तीनों सही है, ये तो गलत है। बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज कहाँ होती है? यहाँ पर तो ड्रेनेज फैसिलिटीज की हालत ही बहुत खराब होती है, धारावी को याद कर लीजिए, तो आपके चैप्टर में दिया हुआ है, तो ये बेटर ड्रेनेज फैसिलिटीज नहीं है यहाँ पर, बल्कि बहुत ही वर्स्ट ऑफ ड्रेनेज फैसिलिटी होती है। ठीक है, हाइजीनिक कंडीशन एंड ड्रिंकिंग वाटर एकदम इम्प्रॉपर होती है, बेसिक फैसिलिटी लाइट टॉयलेट अवेलेबल नहीं होती है, घर टूटे फूटे होते हैं, हवा में उड़ सकते हैं, तूफान आ गया कोई सिक्योरिटी कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The watershed management program in Jhabua district of Madhya Pradesh is funded by which one of the following ministry? तो भाई कौन से मिनिस्ट्री ने वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम को झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है आपका फंड किया था? चलिए देखिए करेक्ट आंसर, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, राइट, दैट इज ऑप्शन ए। ओके, इसके अलावा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अलावा और एक मिनिस्ट्री है, आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। ओके, अब चलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन में। कंपोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट फुल्ली आपका 2017 तक का डेटा है बच्चों इसमें, लेकिन आपकी न्यू बुक में 2021-20 का डेटा है, यहाँ हम अपडेटेड है, तो आप अपडेटेड के हिसाब से चलिएगा, ये डेटा के हिसाब से आपको नहीं चलना है, हम केवल क्वेश्चंस देखेंगे। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व? तो कौन सी ऐसी कैटेगरी ऑफ कमोडिटी है जहां पर इंपोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट जो है ना कंटिन्यूअसली आपको देखने के लिए मिलेगा? ठीक है, इंक्रीज ऑफ एक्सपोर्ट कंटिन्यू आपको कौन से सेक्टर में देखने के लिए मिल रहा है? तो करेक्ट आंसर क्या है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में ये आपका कंटिन्यू है। लेकिन डिक्लाइन कौन सा कर रहा है? एग्रीकल्चर एंड एलिट प्रोडक्ट। लेकिन न्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है ना उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, जैसे कैश्यू नट जो है डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन फ्लोरिकल्चर, फ्रूट्स, ये सारे जो है आपके इनके डिमांड बढ़ रहे हैं और इसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। ठीक है, कोर एंड मिनरल्स और अदर कमोडिटी। ओके, इसका आंसर क्या है? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। नाउ अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ कमोडिटीज मैक्सिमम डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इज रिकॉर्डेड फ्रॉम 2015 से 2017 के बीच में? मैक्सिमम डिक्लाइन किसमें देखने के लिए? बच्चों वो जो आपकी बुक में नया जो डेटा दिया है ना वो भी इस टाइम पीरियड को कंटेन, ठीक है, तो क्या 2015, 16, 16, 17 डिक्लाइन कौन से एक्सपोर्ट आइटम में देखने के लिए मिलता है? दैट इज डिक्लाइन इन व्हाट? डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट इन अदर कमोडिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कमोडिटीज द इंक्रीज इन एक्सपोर्ट इज ऑब्जर्व फ्रॉम 2010 से 2016 के बीच में? इसमें आपको एक्सपोर्ट आइटम में इंक्रीज दिख रहा है। करेक्ट आंसर एग्रीकल्चर एंड एलिट प्रोडक्ट। तो डेटा देखकर आपको आंसर करना है। ठीक है, तो व्हाट इज दैट, एक बार डेटा में आते हैं तो आप इस पर्टिकुलर डेटा के हिसाब से देखें तो 2009 से लेकर के आपका कहां तक, यहाँ 17 में
पहले ये 10 था, अब ये आपको कितना हो गया 12। ठीक है, यहाँ जितने डेटा, सॉरी तो यहाँ जितने डेटा दिए हैं उनमें से कौन सा आपको इंक्रीज दिख रहा है? डेफिनेटली इनमें से एग्रीकल्चर एंड एलिड प्रोडक्ट जो है वो इंक्रीज। ओके, नाउ फूडलोज इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन, इसके पहले भी हमने किया है। फूडलोज इंडस्ट्रीज कैन बी लोकेटेड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस। हाँ बच्चों, लोकेशन ऑफ फूडलोज इंडस्ट्रीज इज डिटरमाइंड बाय ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक्सेस। जिन जिन बच्चों ने पहले के वीडियो को कर लिया है उनको आंसर डेफिनेटली एकदम क्लिक कर जाएंगे। चलिए चेक करते हैं, ए एंड आर आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सेस, क्योंकि ये वाइड वैरायटी ऑफ प्लेसेस में पाए जाते हैं और खास करके ये डिटरमाइन किसके बेसिस पर होता है? ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एक्सेस। ठीक है, नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो जब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई क्या है तो इसके फीचर्स भी आपको हो जाएंगे, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी हो जाएंगे। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जब आप पढ़ रहे हो तो इसके साथ में डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब इस डिफरेंसेस को करेंगे कैसे? इसमें बहुत बड़ी भारत नहीं करनी है, बल्कि आपको प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर और इस इंटेंसिव एग्रीकल्चर के तो फीचर्स है, बस उसी को पढ़ लें। ठीक है, नाउ अब इसमें देखते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर अदर देन पैडी। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसमें जो हम क्या देखते हैं, इसमें दो पार्ट पे हम इसे डिवाइड करते हैं। एक होता है पैडी डोमिनेटेड, यानी कि राइस डोमिनेटेड, क्योंकि ये वेट एरिया में होते हैं, और उसके अलावा पैडी को छोड़कर दूसरा कौन सा? तो अब इससे रिलेटेड पॉइंट, wheat is grown in western part of the Indo-Gangetic plain in India. Wheat is grown in monsoonal areas only, very important, only को ध्यान दीजिए, सही है कि नहीं? Millets are grown in dry parts of western and southern India. Wheat, soybean, etc. are grown in the northern China. चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो wheat is grown in, ये तो बात सही है, इंडो गंगेटिक प्लेन में जो उसकी वेस्टर्न पार्ट है वहां पर wheat ग्रो करता है। नेक्स्ट क्या बोला है? wheat is grown in monsoonal area only, ये तो गलत है ना, तो ये नहीं होगा। millet are grown in dry parts of western and southern India, तो डेफिनेटली मिलेट में बहुत ज्यादा पानी नहीं लगती है, तो इसीलिए ये ड्राई पार्ट्स में ग्रो होते हैं। एंड व्हीट, सोयाबीन एटसेट्रा आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना। ये एक आपको पॉइंट मिल गया। तो ये जो क्रॉप डोमिनेटेड बाय पैडी यानी कि वेट कल्टीवेशन, और इसके अलावा जो अदर देन पैडी है, एक बार इसके फीचर्स को पढ़िएगा तब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां से भी आपको डिफरेंसेस पूछा जाता है और वो वर्ल्ड लेवल का है, इंडिया लेवल का भी नहीं। Identify the correct option related to transport services from the following. So it comes under quaternary sector of economic activity. भाई ट्रांसपोर्ट बोला है, क्वाटनरी में होगा क्या? पहले कार्ड। It is an organized industry which provide man's basic of physical mobility. It is concerned with digital sending and receiving of information. भाई डिजिटल सेंडिंग और रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है? ये आपका कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड है। रोड, रेलवे, टेलीविजन एंड इंटरनेट आर सम ऑफ इट्स एग्जांपल। तो चेक करते हैं, दैट इज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, राइट? तो इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री है, ठीक है, विच प्रोवाइड मैन्स बेसिक ऑफ फिजिकल मोबिलिटी। रोड, रेलवे, टेलीविजन एंड इंटरनेट। तो रोड और रेलवे तो समझ में आ रहा है ट्रांसपोर्ट, लेकिन टेलीविजन और इंटरनेट को डाल करके गलती हो गई, क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट को गलत कर दिया हमने। तो करेक्ट कौन सा है? करेक्ट है ऑप्शन बी। अरेंज द फॉलोइंग सीपोर्ट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। देखिए अब आपको यूरोप से इंडिया में अरेंज करना है, ठीक है, तो अरेंजमेंट अच्छे से चल रहा है ना। तो जैसे यूरोप से इंडिया पूछ रहा है तो इंडिया से यूरोप होगा, वेस्ट से ईस्ट पूछ रहा है तो ईस्ट से वेस्ट भी होगा बच्चों। इधर से है तो फिर इधर से भी तो जाएंगे ना, एक बार आना है तो एक बार जाना है। वेस्ट में जा रहे तो ईस्ट से भी जाएंगे ना हम लोग, समझे? क्वेश्चन को ऐसे भी पढ़ लीजिएगा।
तो अरेंज द फॉलोइंग सीपोर्ट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया बिफोर ऑपरेशन ऑफ स्वेज कैनल। तो स्वेज कैनल के आने से पहले ये जो सी पोर्ट था यूरोप से इंडिया, उनको आपको अरेंज करना है। केप टाउन, लंदन, मोम्बासा, मुंबई। क्या है करेक्ट आंसर, चेक करते हैं। करेक्ट आंसर इज 3, 1, 2, 4। अब ये 3 क्या है, 3 है आपका लंदन, राइट। हम यूरोप के निकले, यूरोप के एकदम नॉर्थ से निकल करके फिर जा रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद में फिर कहाँ चलेंगे, इसके बाद में हम चलेंगे कहाँ पर, इसके बाद में अब 1 में दैट इज केप टाउन, यानी कि केप ऑफ गुड होप सी रोड। अटलांटिक यानी नॉर्थ अटलांटिक ओशन से निकल करके साउथ अटलांटिक ओशन, फिर साउथ अटलांटिक ओशन के ईस्ट में टर्न होते हैं साउथ अफ्रीका वाले पार्ट केप टाउन। केप टाउन से निकल करके फिर हम कहाँ चलेंगे, केप टाउन से निकल करके फिर हम मोम्बासा, मोम्बासा के बाद मुंबई। आ गया ना समझ में, एकदम इजी है, नहीं लेना है, ठीक है। तो पहला कहाँ से, लंदन से शुरू कर रहे हैं। ब्रिटेन से कैसे लोग आए हमारे यहाँ पर, वहां से केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप से कहाँ पहुंचे, मोम्बासा, मोम्बासा से कहाँ पहुंचे, मुंबई पहुंचे। क्लियर हो गया। नाउ चूज द करेक्ट मैच पेयर ऑफ सी पोर्ट एंड देयर एग्जाम्पल। तो भाई सी पोर्ट और उसके एग्जाम्पल्स याद रखना है ऐसे एमसीक्यू करने के लिए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर चेक करते हैं, दैट इज सी पोर्ट, सी का सी है, दैट इज ऑयल पोर्ट्स के एग्जाम्पल क्या है, ट्रिपोली, ठीक है। इस तरह से बाकी सारे पोर्ट्स के एग्जाम्पल भी आपको करने हैं। नवल पोर्ट, तो कोलकाता तो नवल पोर्ट का एग्जाम्पल है, ये सारे ही गलत है, तो करेक्ट करना है, ठीक है। Choose the correct option. A group of state of iron ore reserve from high to low. Very high से यानी कि highest iron ore producing है, lowest iron ore producing, बहुत सारे करोड़ है ना। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो ग्रुप ऑफ स्टेट ऑफ आयरन और रिजर्व हाई टू लो, तो हाई आपका ओडिशा, ओडिशा के बाद झारखंड, झारखंड के बाद आपका कौन सा आता है, छत्तीसगढ़। क्या ना, ये भी सीक्वेंस कंप्लीट। रीड द फॉलोइंग फीचर्स एंड आइडेंटिफाई द क्रॉप्स। तो इट इज ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप, तो यहीं से आपका हो रहा है शायद, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने आपके प्लांटेशन क्रॉप दिए, यहाँ प्लांटेशन दिया तो ये मत सोचिए यहाँ केवल प्लांटेशन क्रॉप देगा और आप इजीली आइडेंटिफाई, ठीक है। यानी हमें अगले पॉइंट में जाना पड़ेगा। तो इट इज अ ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप एंड हैज 3 वेराइटीज है। कर्नाटका अलोन अकाउंट्स फॉर व्हाट, मोर देन 2/3 ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन ऑफ इंडिया। थिंक अब तो क्लिक कर जाना चाहिए। फिर भी थर्ड पॉइंट भी पढ़ते हैं। इट इज ग्रोन इन दी हाईलैंड्स ऑफ वेस्टर्न घाट इन कर्नाटका एंड केरला। तो करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर कॉफी है बच्चों। हो गया ना कंप्लीट, जस्ट भी मिल गया कॉफी का। ट्रॉपिकल प्लांटेशन क्रॉप है, कितने वैरायटीज होते हैं, हाँ कॉफी के वैरायटीज याद कर लेना, ठीक है। और ब्राजील में कॉफी प्लांटेशन को क्या कहते हैं वो भी पढ़ लेना, ठीक है। कर्नाटका alone accounts for more than 2/3 of its total production of India, and it is grown in highland of Western Ghat in Karnataka and Kerala. Okay. The objective of Border Roads Organization. Border Road Organization का काम क्या है, border roads बनाना। तो to construct roads in moderately elevated plateau area. तो border road क्या plateau area में road बनाते हैं। To construct roads in high altitude mountains. To construct roads in low-lying plain area, to construct road in coastal areas for linking ports. Correct answer is what? That is option B, mountainous appearance. जहाँ पर रिमोट विलेजेस वगैरह को हम कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब AR बेस्ड क्वेश्चन, द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलकाता सी पोर्ट जो है डिक्लाइन हो रहा है रिसेंट टाइम पे, क्यों डिक्लाइन हो रहा है, तो ऑप्शन आर में क्या बोला है, कोलकाता पोर्ट इज कन्फ्रंटेटेड with the problem of silt accumulation in Hooghly River. तो हुगली रिवर में सिल्ट अक्यूमुलेशन हो रहा है, तो क्या इससे कोलकाता पोर्ट का सिग्निफिकेंस कम होना चाहिए, क्या होगा करेक्ट आंसर। क्या दोनों करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट नहीं है, करेक्ट आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, और आर जो है डेफिनेटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। इसके अलावा कोलकाता पोर्ट का सिग्निफिकेंस कम क्यों हुआ, क्योंकि कोलकाता पोर्ट के कंजेशन को कम करने के लिए सैटेलाइट पोर्ट कौन सा बनाया गया, हल्दिया पोर्ट। इसके अलावा और डाइवर्ट कहाँ पर होता है, पारादीप में होता है, विशाखापट्टनम में होता है। क्लियर। Which one of the following is not a challenge of adolescent population by the society?
तो नेशनल यूथ पॉलिसी पढ़ लीजिएगा। कंपोजिशन ऑफ एडोलसेंस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज एडोलसेंस पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ये जरूर से पढ़ के रखिएगा। तो नॉट अ चैलेंज है एडोलसेंस पॉपुलेशन। तो चेक करते हैं हाई मैरिज एज। तो हाई मैरिज एज तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, इट इज नॉट अ चैलेंज, लेकिन बाकी सारी चीज चैलेंज है। तो एडोलसेंस पॉपुलेशन फेस बाय, यानी चैलेंजेस फेस बाय एडोलसेंस पॉपुलेशन, ये भी तो पूछ सकते हैं। तो बच्चों इन चैलेंजेस को पढ़ लेना कि ये एडोलसेंस ग्रुप जो होते हैं, एक्चुअली यू आर द पार्ट ऑफ दिस एडोलसेंस एज, और यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होता है, ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म। ये एज बहुत ही चेंजिंग वाला होता है, बहुत एग्रेसिव होता है, बहुत डायनेमिक होता है, और जितना इसके पॉजिटिव होते हैं उतने इसके नेगेटिव भी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो ड्रग एब्यूज एंड अल्कोहलिज्म, लो फीमेल लिटरेसी एंड ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल। तो ड्रॉप आउट फ्रॉम स्कूल इस पेज में है नहीं, एक बार पढ़ के चेक करना, पढ़ना रीड करना आप लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स फेज 1 ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन ग्रोथ का फेज 1 कब से कब तक है भाई, 1901 से 1921। स्टैग्नेंट फेज ऑफ पॉपुलेशन, लोअर नेगेटिव नेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड फॉल इन मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी रेट में क्या रैपिड फॉल देखने के लिए मिला है, पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी दैट इज 1, 2 एंड 4, राइट। तो स्टैग्नेंट फेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रुक गया था, और एक फेज तो ऐसा था जहां पर नेगेटिव है। नेगेटिव कब से कब था, 1911 से आपका 1921 नेगेटिव फेज है। ठीक है, लोअर नेगेटिव नेट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रैपिड फॉल तो है नहीं, लेकिन हाँ पुअर हेल्थ एंड मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत बेकार था, ब्रिटिश पीरियड का टाइम था। भाई कैसा होगा देश का हाल। नाउ टर्म एंड मीनिंग, ठीक है, ये टर्म एंड मीनिंग आपकी बुक से पढ़िएगा, ये छोटे छोटे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपसे या फिर आपको पैसेज में भी पूछ लेंगे तो पढ़ के जाइएगा। अब इनमें से इनकरेक्टली मैच, तो एक इनकरेक्टली मैच है, बाकी आपको करेक्टली मैच नहीं। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर इनकरेक्टली कौन सा है, दैट इज ऑप्शन डी जो है ये आपका इनकरेक्टली मैच है, राइट। दैट इज मार्जिनल वर्कर टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, ये गलत है, लेकिन बाकी सारे सही है। फिजियोलॉजिकल डेंसिटी दैट इज टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। एग्रीकल्चरल डेंसिटी का मतलब क्या है, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय नेट कल्टीवेटेड एरिया। तो कौन कौन सी चीजें नेट कल्टीवेटेड एरिया से डिवाइड हो रही है, एक आपका फिजियोलॉजिकल डेंसिटी, यानी कि टोटल पॉपुलेशन जो है नेट कल्टीवेटेड एरिया से जब डिवाइड होती है तो हमको क्या मिलता है, फिजियोलॉजिकल डेंसिटी। एग्रीकल्चरल डेंसिटी, टोटल एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन को नेट कल्टीवेबल एरिया से डिवाइड करना है। नेक्स्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। नाउ a very large portion of workers are engaged in other services, कहाँ पर, in highly urbanized area। With reference to the given statement, choose the correct option। यानी यहाँ पर रीजन बिहाइंड, इसके रीजन ही दे दिए हैं, डायरेक्ट आपका एक 3 मार्क्स का पॉइंट यहाँ से आ गया। What are the reasons behind a very large proportion of workers are engaged in other services in highly urbanized? तो पढ़ लीजिएगा, और अब यहाँ पर स्टेटमेंट देखना है, large scale urbanization and industrialization require what, more workers। Historically it is a sectoral shift in the economy of the country। Number 3, percentage of female workers is relatively high in secondary sector। And option 4, it is a shift of workers from farm based to non farm based occupation। So correct answer is what, that is D, 1, 2 and 4, right। तो ये तो गलत है क्योंकि परसेंटेज ऑफ फीमेल वर्कर्स जो है सेकेंडरी सेक्टर्स में हायर है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो 1 क्या है, लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या चाहिए, क्यों जो है लोग सर्विस सेक्टर पे पहुंच रहे हैं, क्योंकि इनको वर्कर्स चाहिए। सेकंड क्या है, हिस्टोरिकली इट इज अ सेक्टोरल शिफ्ट, हमने हिस्टोरिकल बेसिस पर भी देखा है, पहले सबसे ज्यादा लोग जो है प्रिमिटिव एक्टिविटी में थे, लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी सेक्टर से लोग शिफ्ट सेकेंडरी और टर्शियरी में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, एंड इट इज अ शिफ्ट ऑफ वर्कर्स कहां से, फार्म बेस्ड यानी कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज की तरफ।
Which of the following, which one of the following is the characteristics of page 3 of population growth? Page 3 कब से आपका शुरू हो रहा है? 1951 से 1951 का टाइम पीरियड है। अब पेज 3 में क्या देखने के लिए मिल रहा है? तो पेज 3 is one of the important period, that is population नंबर, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, राइट? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन क्यों हुआ? चलिए देखते हैं। हाई फीमेल लिटरेसी एंड डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, हाई फीमेल लिटरेसी और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन बोला है। Improvisation in medical facility, improvisation, right? It is what? Improvisation. ठीक है? Improvisation in medical facilities and living condition, great economic depression and effects of World War II, and low population growth and low net increase. तो characteristics कौन सा होगा बच्चों? That is improvisation, यानी कि improvement in medical facilities and what and living condition. बाकी ये सब नहीं है, ये फीचर्स नहीं, ठीक है? Now the next question. This image is related with demographic transition theory. चलिए क्वेश्चन देखें. Which one of the following stage of demographic transition theory is an indicative of primitive stage? तो कौन सा जो स्टेज है वो प्रिमिटिव स्टेज के बारे में बताता है? करेक्ट आंसर स्टेज 1, क्योंकि इसमें हाई बर्थ रेट है तो हाई मोर्टेलिटी रेट भी है ना? सीबीआर सीडीआर दोनों हाई है। इकोनॉमिक कंडीशन, ज्यादा से ज्यादा लोग एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन सीबीआर एंड सीडीआर इज ऑब्जर्व्ड इन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? तो क्रूड बर्थ रेट और क्रूड डेथ रेट में जब हाईएस्ट डिफरेंस कहाँ होगा? जब बर्थ रेट ज्यादा है और डेथ रेट कम है तो दोनों के डिफरेंसेस ज्यादा होंगे। तो कौन से स्टेज में ऐसा है? दैट इज एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ what? एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेज 2, क्योंकि बाद में धीरे धीरे बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर गया और वो दोनों एक साथ क्या होता है, देखिए आप इस इमेज में ये यहाँ पर मर्ज कर है ना, तो ये हो गया। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर फर्स्ट पेज में कौन सा कंट्री है, कौन सा इलाका है, ये है। सेकेंड पेज के फर्स्ट पेज में क्या है, ये दिया है। अब इसके बाद श्रीलंका एंड केनिया, जब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका क्या था, शुरू में बर्थ रेट आपका ज्यादा था, धीरे धीरे डिक्लाइन कर रहा है, डेथ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है, बाद में ये जो है मीटअप कर जाता है। अब ये गैप कम हो गया श्रीलंका एंड केनिया। तो फ्लक्चुएशन कहाँ है? डेवलप्ड कंट्रीज में, कनाडा, जापान, यूएस। कंप्लीट हो गया ना ये? Now, net increase in population during third stage of demographic transition is low due to which one of the following is reason? अब थर्ड फेज में नेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन तो लो है, क्यों लो है? लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, नहीं है ऐसा, ठीक है? हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, तो क्या है बेटा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर लो बर्थ एंड लो डेथ रेट, ऑलरेडी डिस्कस किया हमने पहले वीडियो में। और उसी तरह का क्वेश्चन देखिए हमें इस वीडियो में मिल गया, ठीक है? अब बात करते हैं AR, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप, बल्की एंड weight losing material are located close to what? They are located close to the source of raw material. तो क्या बोला है कि किस तरह की इंडस्ट्रीज? ऐसी इंडस्ट्रीज जो बेस्ड होती है चीप लेबर के ऊपर में, बल्कि एंड वेट लूजिंग मटेरियल्स के ऊपर में, वो कहाँ पर सिचुएटेड होती है, लोकेटेड होती है? सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल, एंड इट इज फॉलोड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्यों ये फॉलो किया जाता है? ताकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट को रिड्यूस। क्या आपको दोनों स्टेटमेंट सही लगते हैं या नहीं लगते हैं? तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो हम किस तरह की इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें? ऐसी इंडस्ट्री जो चीप लेबर पर बेस्ड है, बल्क पर बेस्ड है, वेट लूजिंग है, तो ये कहाँ पर होती है? लोकेटेड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। और यहाँ पर किस चीज को इम्पोर्टेंस दिया जाता है? इट इज फॉलोड टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ व्हाट? प्रोडक्ट के कॉस्ट को जो है रिड्यूस करने के लिए। नाउ गैदरिंग से रिलेटेड स्टेटमेंट है और आपको करेक्ट ऑप्शन करना है। तो गैदरिंग एंड हंटिंग इज व्हाट? ओल्डेस्ट इकोनॉमिक, है ना? सबसे पुरानी एक्टिविटी है, प्रिमिटिव एक्टिविटी में आती है। तो जनरली गैदरिंग इज प्रैक्टिस इन रीजन विद हार्श क्लाइमेट, ओके? इन मॉडर्न टाइम्स कुछ गैदरिंग जो है वो मार्केट ओरिएंटेड हो गई है। डेनमार्क इज अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ व्हाट? गैदरिंग एक्टिविटीज। गैदरिंग इज प्रैक्टिस मोस्टली बाय प्रिमिटिव। क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज
ए, दैट इज 1, 2 एंड 4, क्योंकि यहाँ पर डेनमार्क नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों पॉइंट होंगे। ये तीनों पॉइंट हो गए आपके गैदरिंग से रिलेटेड। अगर नहीं पढ़े हो आप तक एक बार गैदरिंग पढ़ लेना आप लोग। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू रिटेल ट्रेडिंग। तो कई बार हमने रिटेल ट्रेडिंग से रिलेटेड ए, इट टेक्स प्लेस इन अर्बन सेंटर ओनली। तो रिटेल ट्रेडिंग क्या होता है? डायरेक्टली हम कंज्यूमर को सेल करते हैं। तो कंज्यूमर को सेल क्या केवल हम अर्बन सेंटर में करते हैं? ना ओनली लगा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिटेल ट्रेडर्स आर द कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ठीक है, इट इज कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। रिटेल ट्रेडर्स प्राइमरली डायरेक्ट द गुड्स टू द मैन्युफैक्चर टू द स्पेसिफिकेशन। तो भाई करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? चलिए चेक करते हैं। इट इज कंसर्न विद व्हाट? इट इज कंसर्न विद द सेल ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू होम? डायरेक्टली टू द कंज्यूमर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। ठीक है, लेकिन रिटेल ट्रेडिंग जो है प्राइमरली डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू देयर स्पेसिफिक, ये नहीं होगा। ठीक है, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर भी नहीं है, अर्बन सेंटर केवल अकेले हैं। ओके, नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज यूजेस द पनामा कैनल? ठीक है, तो कौन सा वाटरवेज जो है वो यूज करता है पनामा कैनल? तो भाई पनामा कैनल के ईस्ट में क्या है? तो अगर हम पनामा कैनल के इस पार आए तो ये अटलांटिक ओशन है और ये आपका पैसिफिक। अब अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन, तो कौन सा कैनल जो वाटरवे है जो इसे क्रॉस करके पैसिफिक? तो दैट इज बिटवीन योकोहामा एंड वैंकूवर। भाई योकोहामा और वैंकूवर तो आपके पैसिफिक ओशन वाले, नॉट पैसिफिक, वो यहाँ क्यों आएंगे? बिटवीन ऑकलैंड एंड होनोलुलु, बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क, बिटवीन लंदन एंड डेन। क्या होगा करेक्ट आंसर? चलिए चेक करते हैं। दैट इज बिटवीन सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क, क्योंकि सैन फ्रांसिस्को आपका कहाँ पर है? सैन फ्रांसिस्को आपका यूएसए के वेस्ट में है, न्यूयॉर्क यूएसए के ईस्ट में है। और अगर हम सी रूट यूज करेंगे तो हम जो है इस पनामा कैनल को क्रॉस करके ये डिस्टेंस क्या है। द पोर्ट स्पेशलाइज्ड इन बल्क कार्गो। तो ऐसा पोर्ट जो बल्क कार्गो में स्पेशलाइज्ड है, उस पोर्ट को हम क्या कहते हैं? दैट इज इंडस्ट्रियल पोर्ट्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल पोर्ट्स में ही बल्क कार्गो होता है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स with the highest to the lowest order according to their production of bauxite। तो बेटा आपको इस तरह के सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं जहां पर हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग वर्ड में जरा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअसली क्लासेस चल रहे हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज, बॉक्साइट ही है यहाँ। बॉक्सिंग तो लड़ना नहीं हम लोगों को, क्योंकि हमें पढ़ाई करनी है, एग्जाम देना है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट order according to what their production of bauxite and choose the correct option। तो bauxite producing, highest bauxite producing state कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है? ले चलते हैं, ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी क्या कहता है? 1 2 3 4, डेफिनेटली ओडिशा जो है हाईएस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट। ओडिशा के बाद गुजरात, गुजरात के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद में मध्य प्रदेश। क्या ना, ओडिशा, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। क्लियर? Now choose the correct group of states utilizing their groundwater resources। तो ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन में आपका जो है एक पोर्शन है जहाँ पर द स्टेट दैट यूजिंग हाईएस्ट ग्राउंड वाटर, जहाँ पर बहुत ज्यादा आपका ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है। तो ये टॉपिक आपका कहाँ दिया है? वाटर रिसोर्सेस में। और वाटर रिसोर्सेस वाले टॉपिक से ये क्वेश्चंस आप पढ़ लीजिएगा। कितने तरह के वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम से, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर, ये सारे पॉइंट आप पढ़िएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, ठीक है, ये सारा। तो आप ऐसे स्टेट जहां पर आपका क्या है, मॉडरेटली ग्राउंड वाटर यूटिलाइज होता है, कौन से स्टेट में लो है, कौन सा स्टेट में हाई है, ये भी। तो करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड व्हाट? गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। और सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन होता है पंजाब में। The world's longest highway tunnel, very important, ठीक है, world's highest highway tunnel, that is Atal tunnel, it's constructed across which one of the following ranges of Himalaya। तो ये हम हिमालय के कौन से रेंज में बना है? चलिए देखिए करेक्ट आंसर, that is पीर पंजाल रेंज में। ठीक है,
कौन से रेंज में बना है? पीर पंजाल रेंज। तो स्टूडेंट अटल टनल के फीचर्स याद रखिएगा, कौन से दो कनेक्टिंग पॉइंट है वो याद रखिएगा, इसका लेंथ कितना है ये पढ़िएगा, कोंकण रेलवे पढ़िएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल पढ़िएगा, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ कॉरिडोर पढ़िएगा, भारतमाला परियोजना पढ़िएगा। हाँ कुछ बोल दिया आपको, डर गए? करना नहीं है, आपने सब पढ़ा है और एमसीक्यू में सारे कुछ कवर होते चले गए हैं, ठीक है, और जो छूट गया है वो भी कवर हो जाएगा बच्चों। नाउ AR इंटरनेशनल ट्रेड इज म्यूचुअली बेनिफिशियल टू नेशन, ठीक है, और R कहता है इट हेल्प्स इन गेटिंग द नीडेड आइटम्स फ्रॉम अदर कंट्री। तो भाई हम इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं और व्हाट इज दिस इंटरनेशनल ट्रेड? जब हमारा जो ट्रेड रिलेशन हमारे नेशनल बाउंड्री के बाहर होता है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। तो भाई इंटरनेशनल ट्रेड क्यों करते हैं? बिकॉज नो कंट्री इज सेल्फ सफिशिएंट। तो यानी जिस प्रोडक्ट की हमें जरूरत होती है वो हम दूसरे कंट्री से लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर क्या है। दैट इज ऑप्शन ए, राइट। तो दोनों ही करेक्ट है और आर इज द करेक्ट, क्योंकि कोई भी कंट्री जो है वो सेल्फ सफिशिएंट होती है, वो तभी दूसरे कंट्रीज के पास में ट्रेड रिलेशन एस्टैब्लिश करती है जब उसको वह गुड्स चाहिए होगा या आइटम्स चाहिए होंगे। Which one of the following is the main polluter of Yamuna water in Delhi? तो मेन पॉल्यूटर कौन है? हाँ ये नहीं पूछा मेन पॉल्यूटिंग सिटी, बोला है दिल्ली में जो यमुना नदी जो बहुत जो है वहां पर पॉल्यूटेड है, उसके पीछे क्या कारण है? तो भाई वो पॉल्यूटिंग स्ट्रेचेस है ना, वो पढ़िएगा। कौन सा रिवर कहाँ पर मेन जो है वो पॉल्यूटेड है और क्यों पॉल्यूटेड है वो आपका ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में पर रीड करिएगा क्योंकि आगे पूछता है बच्चों। तो करेक्ट आंसर चेक कर लेते हैं, डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक, इसलिए खास करके डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट की वजह से। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स तो नहीं होंगे क्योंकि ये तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी तो है और फ्लड वाटर जो है स्प्रेडिंग ये भी नहीं होगा। करेक्ट क्या है? डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक। कुछ क्वेश्चन ना ये याद रहे ना रहे, ट्रिक लगा के काम हो जाएगा कि दिल्ली है, दिल्ली शहर है, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का कोई काम नहीं है, फ्लड तो है ही नहीं, तो फिर बच गया क्या आपका? डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि उनमें से कौन से वाटर बॉर्न? बच्चों एस्थमा कौन नहीं, करेक्ट वाटर बॉर्न नहीं है। चलते बी में, हेपेटाइटिस, अस्थमा, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन सी इंटेस्टिनल वुंड्स, हेडेक एंड ब्लड प्रेशर। क्या ब्लड प्रेशर वाटर बॉर्न है? और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस, डायरिया एंड इंटेस्टिनल वुंड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, है ना। चलते अगले में, read the following factors of population migration in India from rural to urban areas carefully, choose the correct option of push factor। अब यहाँ पर बोला है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के जा रही है उसको आइडेंटिफाई करना है, उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और क्यों जा रही रूरल से अर्बन एरिया की, वहां पर पुश फैक्टर है यानी वहां नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम्स है, अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज। तो क्या होगा स्टूडेंट? करेक्ट आंसर करते हैं, दैट इज ऑप्शन डी, व्हाट? दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी अगर रूरल एरिया में होता, जॉब अपॉर्चुनिटी तो पुश फैक्टर नहीं है, ये पुल फैक्टर है। तो कंफ्यूज मत होना मैम, जॉब अपॉर्चुनिटी तो होगा, लोग इसलिए तो गांव को छोड़कर शहर में जाते हैं, वो क्या है, वो शहर की तरफ से पुल फैक्टर जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट, द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इंक्रीजेस नॉट ओनली ड्यू टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी। बात तो सही है कि एग्रीकल्चरल लैंड पर प्रेशर इसलिए नहीं है कि एग्रीकल्चरल लैंड जो है लिमिटेडली अवेलेबल है, बट ऑल्सो बाय डिटेरियोरेटिंग वन, डिटेरियोरेटिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। भाई जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसकी क्वालिटी भी तो डिक्लाइन कर रही है। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग रीजन केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो भाई आखिर एग्रीकल्चरल लैंड की क्वालिटी यानी कि लैंड डिग्रेडेशन के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। तो वन, soil erosion and water logging, two, salination and alkalinization of soil, three, rich land fertility and multiple cropping,
फोर्थ, डिक्लाइन इन लैंड प्रोडक्टिविटी। क्या लगता है, क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओनली 1, 2 एंड 4। सॉइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग, जिससे लैंड की क्वालिटी डिग्रेड होती है, डाउन होती है। सैलिनेशन और एल्कलाइनेशन से भी लैंड की क्वालिटी खराब होती है। इसके अलावा रिच लैंड फर्टिलिटी नहीं है। अब इससे क्या होता है, फोर्थ जो है, फोर्थ एक्चुअली बताता है कि लैंड की प्रोडक्टिविटी डाइन होना इज वन ऑफ द रीजन बिहाइंड। जिससे हमें ये पता चलता है कि लैंड की क्वालिटी डिग्रेड हो रही है। ठीक है, चूज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम। पढ़ लीजिएगा पांचों ऑब्जेक्टिव। हाँ, नमामि गंगे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मॉनिटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, डेवलप नेटवर्क ऑफ कैनल, नेटवर्क ऑफ कैनल तो नहीं होगा, कंस्ट्रक्ट डैम नहीं होगा, टू डेवलप गंगा ग्राम्स इन आसाम, क्या होगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है टू मॉनिटर इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट। गंगा ग्राम आसाम में क्यों, है ना? नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, और ये आपका दे दिया है कंट्रीज के नाम। ठीक है, अब ये कंट्रीज के नाम तो दे दिए हैं। अब चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। द मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ कंट्रीज गिवन इन द टेबल बिलोंग टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट। देखिए मस्त क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर कंट्री के नाम दे दिए हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021, और यहाँ पर इसका सीरियल नंबर दे दिया है और HDI रैंक भी दे दिया है। अब आपको पहचानना है कि इनमें से जो कंट्रीज है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कि कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इजराइल, मेक्सिको, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कहाँ से है भाई? ज्यादा से ज्यादा कंट्री। इजराइल कहाँ पर है? मैक्सिको, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर। मैक्सिको कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। स्विट्जरलैंड कहाँ है? यूरोप। सिंगापुर कहाँ है? एशिया। क्यूबा कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका का साइड। ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप। जर्मनी कहाँ है? यूरोप। चिली कहाँ है? साउथ अमेरिका। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर है यूरोप। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो गया? यूरोप, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज जो है वो आपका कहाँ से है? मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्री आपका यूरोप से है। ठीक है, are in the following countries from low to high order of human development value and choose the correct option। अब यहाँ जितने कंट्रीज दिए हैं उनको हमको कैसे अरेंज करना है? लो से आपको किसकी तरफ जाना है? लो से आपको हाई की तरफ में जाना। तो आप इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए आपको उसके रैंक देखने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब रैंक देखने के लिए हम जाएंगे, भाई आपका तो कौन से कंट्री है? जैसे कि सिंगापुर, आपको सिंगापुर का रैंक देखना पड़ेगा। जर्मनी, मैक्सिको, इजराइल। सिंगापुर का रैंक कौन सा है भाई? सिंगापुर का आप अगर देखें HDI वैल्यू कितना है? 0.939। ठीक है, 0 पॉइंट कितना है? 939। देन कमिंग टू व्हाट? अब इसके बाद फिर से चलते हैं कहाँ? इसके बाद चलते हैं मैक्सिको, 0.758। ठीक है, मैक्सिको 0.758। याद रखिएगा, CBSE ने इस डेटा को अलग से दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जर्मनी, जर्मनी में कितना है? 0.942, 0.942। और इजराइल का कितना है भाई? 0.919, 0.919। तो अब अरेंज कर लीजिएगा लो से हाई। तो लो कौन सा होगा? उसके ऊपर, उससे ऊपर। तो अब हमारा आंसर क्या है? दैट इज ऑप्शन बी, 3412। डेफिनेटली हमारा कैसे जा रहा है आपका? ये 3 जो है ये लो है, 0.758। उसके बाद में इजराइल आ रहा है। इजराइल के बाद में नेक्स्ट क्या आएगा? सिंगापुर आएगा। सिंगापुर के बाद जर्मनी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? बी। आंसर दिख गया, लेकिन ऐसे नहीं, आपको करना पड़ेगा समझकर। तो चूज द करेक्टली मैच पेयर कंट्रीज और कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रिया, यूरोप, क्यूबा, अफ्रीका, चिली, एशिया, मैक्सिको, साउथ अमेरिका। करेक्ट आंसर तो यही दिख गया। क्वेश्चन है ना, ऑस्ट्रिया कहाँ है? यूरोप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज कम अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो इंफॉर्मेशन बेस्ड सर्विसेज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी,
नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वाटनरी है क्या। डेफिनेटली क्वाटनरी इंफॉर्मेशन, ठीक है। Which of the following considered an increase in freedom of freedom of the people as the main objective of human development? तो इनमें से किसने कंसीडर किया है फ्रीडम ऑफ द पीपल जो है दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? हु विल हैव? एलिस, अमर्त्य सेन, मीडोज, किसने कहा है? डेफिनेटली इसका आंसर क्या है? अमर्त्य सेन का कहना है दैट इंक्रीज इन फ्रीडम, लोगों के फ्रीडम को करने से क्या होगा, इज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, द नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई, यानी कि फूड सप्लाई जितनी ज्यादा नहीं हो रही है, लोगों की संख्या उतनी बढ़ती जा रही है ना। दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देना है। नेचर हमें इंडिकेशन दे रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज बहुत ज्यादा हो रहा है और नेचर से हमें जो इस पॉपुलेशन के लिए फूड सप्लाई नहीं मिली। किसने ये कॉन्सेप्ट दिया था और कहाँ पर आया है? दैट दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय थॉमस मैल्थस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय थॉमस मैल्थस। द नंबर ऑफ पीपल would increase faster than the food. Okay. Read the following characteristics of tertiary activity carefully and choose the correct option. It is involved in the process of physical raw material. क्या tertiary activity में physical raw material का processing होता है? It is an output of services. Many of services are highly specialized. Electrician, doctor, lawyer, driver are some of its examples. चलिए चेक करते हैं कौन सा करेक्ट है ऑप्शन। दैट इज ऑप्शन डी, ही इज द करेक्ट वन, दैट इट इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोसेसिंग ऑफ फिजिकल रॉ मटेरियल। ये नहीं है तो ऑप्शन क्या होगा? आउटपुट ऑफ सर्विसेज होगा। मेनी ऑफ द सर्विसेज आर हाईली स्पेशलाइज्ड। और टर्शियरी एक्टिविटीज के, टर्शियरी सेक्टर के एग्जांपल्स क्या है? तो इलेक्ट्रिशियन जो है, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, दिस इज। Now, column 1 with column 2 and choose the correct option. Basis of international trade, right? तो इंटरनेशनल ट्रेड के बेसिस क्या है? लोग क्यों इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जाते हैं और उसके फीचर्स क्या है? नंबर 1 जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, नंबर बी मिनरल रिसोर्स, नंबर सी क्लाइमेट एंड नंबर डी कल्चरल फैक्टर। और फीचर्स क्या है? इट डिटरमाइन द बायोटिक लाइफ, इट डिटरमाइन द मिनरल रिसोर्स बेस, it provides the base for industrial development and the development of craft and skill determined by it. ठीक है, तो अब हम इसका करेक्ट आंसर चेक करते हैं। दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या आता है? ये तो बताता है कि इस पर्टिकुलर एरिया का मिनरल बेस कैसा होगा। ऑप्शन बी, पॉइंट बी, दैट इज मिनरल रिसोर्स। मिनरल रिसोर्स से किसके लिए आपको बेस मिलता है? मिनरल रिसोर्स से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बेस मिलता है। क्लाइमेट क्या डिटरमाइन करता है? क्लाइमेट डिटरमाइन करता है बायोटिक लाइफ। और कल्चरल फैक्टर क्या है? द डेवलपमेंट ऑफ क्राफ्ट एंड स्किल्स डिटरमाइंड बाय इट। ठीक है, read the following characteristics of workforce carefully and where work is performed through what? काम कैसे करते हैं? आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? काम किसी आउटसाइड एजेंसी को दे देना। एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड वर्कर, गुड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल ऑफ इन्वॉल्व्ड वर्कफोर्स, हाईली स्किल्ड वेल पेड प्रोफेशनल, फैसिलिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्कफोर्स केयरफुली आइडेंटिफाई करना है और वेयर वर्क इज परफॉर्म थ्रू व्हाट? आउटसोर्सिंग। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होंगे? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड वर्कर्स है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट? आउटसोर्सिंग। ठीक है, गुड इंग्लिश लैंग्वेज क्योंकि कॉल सेंटर्स डेवलप होते हैं, कस्टमर सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। हाईली स्किल्ड वेल पेड ऑफिशियल्स इसमें नहीं आते। फैसिलिटी ऑफ कस्टमर सपोर्ट एंड कॉल सेंटर सर्विसेज तो अभी मैंने बताया, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ पहुंच गए? 75 10 क्वेश्चन है ना, फटाफट। क्या कहेंगे नहीं, चलना है अभी बच्चों, ठीक है, और अच्छे से एग्जाम देना है हमें। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ फ्री ट्रेड फॉर डेवलपमेंट? तो भाई फ्री ट्रेड और ग्लोबलाइजेशन
तो ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद ट्रेड, इससे क्या होता है कि डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज्यादा नुकसान भी होते हैं, क्योंकि ये जो ग्लोबल ट्रेड के जो रूल बन रहे हैं ना, ये जो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये एक्चुअली डेवलपिंग कंट्रीज के फेवर में नहीं है, ये जनरली डेवलप्ड कंट्रीज के फेवर में है ना। तो फ्री ट्रेड से डेवलपिंग कंट्रीज के क्या डिसएडवांटेज, गुड एक्सचेंजिंग, गुड डंपिंग, गुड्स परचेसिंग या गुड सेलिंग। बच्चों याद कीजिए, के डिस्कस किया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग था। हम चलते हैं आंसर में, दैट इज गुड्स डंपिंग। गुड्स डंपिंग में क्या है कि डेवलप कंट्रीज के इतने गुड्स को जो है बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ गुड्स को ला करके कहाँ दे देना, जो फ्री ट्रेड बनाया है हमने, फ्री ट्रेड जोन बना करके रखा है डेवलपिंग कंट्री में, वहां डंप कर देना, और इसकी वजह से जो डोमेस्टिक गुड्स है उनके दाम जो है वो डाउन, उनको प्रॉफिट नहीं मिलता, और ये डेवलप कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट मिलता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के साथ में बाकी मैच नहीं कर पाते। The successful implementation of watershed management program in Jhabua district of Madhya Pradesh was funded by which one of the following ministry? Which one of the following? अच्छा, यहाँ मिनिस्ट्री नहीं है, मिनिस्ट्री के अलावा भी बहुत सारे पॉइंट वहां पर थे। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्या सच में ऑर्गेनाइजेशन ने फंडिंग किया था कि यहाँ से कोई एक है तो हमें घुमा के पूछा? तो चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? करेक्ट आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा था, यहाँ गवर्नमेंट है ना, बस यही चेंज है और कुछ नहीं है। और जो एनजीओ है उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, ठीक है, फंडिंग नहीं किया था। और एनजीओ क्या है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो वेलफेयर के लिए काम करती है। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग रिलेटेड टू WTO। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड वाज इट्स प्रीसेसर, यानी तो WTO है उससे पहले क्या था? गेट था। 149 countries were its member as of 2000. India became its member in 1984. Its headquarter is located in New York. करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन करना है, दैट इज व्हाट, पहला ही करेक्ट है, बाकी सारे गलत। और बाकी सारे पॉइंट आपके बुक पे दिए कि WTO में एट प्रेजेंट 1 मेंबर्स है, इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर में आता है और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में। नेक्स्ट, lack of basic necessity such as housing, health and drinking water etc. are found in slum settlement. ये बात तो सही है, lack of basic necessity, housing, health, drinking water. The government of India launched Swachh Bharat Mission improve the quality of life in urban. तो अभी हमने स्वच्छ भारत मिशन पढ़ा था, पढ़े थे, है ना। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। करेक्ट आंसर ये सही है, लेकिन नॉट द एक्सप्लेनेशन है। क्या है कि ये जो है यहाँ नॉट द एक्सप्लेनेशन, दोनों तो करेक्ट है, हमने अभी पढ़ा। लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी सच एज हाउसिंग, हेल्थ एंड ड्रिंकिंग वाटर की वह फैसिलिटीज नहीं होती है स्लम सेटल्समेंट। लेकिन क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने केवल स्लम सेटलमेंट्स के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया है टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन अर्बन स्लम्स। स्लम सेटलमेंट नहीं बोला, अर्बन स्लम्स बोला है, यानी अर्बन एरिया जहां पर इसे लॉन्च किया जा रहा है उस पर्टिकुलर एरिया के स्लम्स के है। Which one of the following plan was introduced to improve the condition of roads in India? तो भारत की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा प्लान लॉन्च किया है? नागपुर प्लान, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्लान, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, 20 इयर्स रोड प्लान। करेंट आंसर क्या है? 20 ईयर रोड प्लान। पढ़ लीजिएगा कि भारत के रोड के कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है आपका कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस किया है? 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग टाउन्स ऑफ इंडिया। देखिए फिर से, अब ओल्डेस्ट टू द न्यूएस्ट फिर से दिया है, लेकिन तरीका पूछने का, टाउन्स अलग है। अब यहाँ पर एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न, तो अब इनमें से कौन से टाउन आएंगे आपके? चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? वाराणसी, आपका बहुत पुराना टाउन है। इसके बाद आएगा लखनऊ, लखनऊ के बाद कहाँ जाएंगे? भिलाई, भिलाई के बाद कहाँ जाएंगे? जमशेदपुर, ठीक है। तो ये हो गया आपके
प्रिंस ऑफ टाउन्स की ओल्डेस्ट से न्यूएस्ट, पहला होगा वाराणसी, वाराणसी के बाद मिडाइवल पीरियड लखनऊ, लखनऊ के बाद भिलाई, भिलाई के बाद होगा जमशेदपुर। Which one of the following is an industrial town in India? इनमें से कौन सा भारत का इंडस्ट्रियल टाउन है? ठीक है, से ऑप्शन देखकर आप आंसर कर चुके होंगे। ये करेक्ट आंसर देखें, करेक्ट आंसर इज सलेम, है ना। सलेम। नैनीताल क्या है? टूरिस्ट टाउन। शिलोंग भी घूमने वाली जगह है। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है ना। चूज द करेक्टली मैच पेयर, टाउन एंड एग्जाम्पल। तो माइनिंग टाउन, गैरिजन टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव। माइनिंग टाउन कौन सा है? करेक्टली मैच पेयर, तो गैरिजन टाउन, ट्रांसपोर्ट टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव। आंसर तो मिल गया। चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर, दैट इज माइनिंग सिंगरौली, ऑप्शन 1 दिया हुआ है। और कितने बार ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ गया और मैंने एक्चुअली कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे उसको हटाया नहीं। क्यों नहीं हटाया? क्योंकि जितने बार ऐसे क्वेश्चन आते जाएंगे और हम कर लेंगे ना, बूस्टअप होता है ना, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को रिमूव नहीं करना, बल्कि अलग अलग तरीके से पूछा गया है, उस तरह से पढ़ना भी चाहिए, है ना। Now humans and their physical environment के साथ relation and this is the passage for that। और अब हम चलते हैं इस passage से related क्वेश्चन। So to understand Earth surface in geography, which one of the following is inseparable? अगर हमें अर्थ सरफेस को समझना है ज्योग्राफी में, तो कौन सा जो है वो इनसेपरेबल है, जो अलग नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए रीजनल एंड सिस्टमेटिक, ऑप्शन बी नेचर एंड ह्यूमन, ऑप्शन सी डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ऑप्शन डी पॉसिबिलिज्म एंड न्यू डिटर्मिनिज्म। तो कि इनसेपरेबल, चलिए चेक करें। तो भाई नेचर एंड ह्यूमन, नेचर एंड ह्यूमन कभी भी इनसेपरेबल नहीं। वी आर कनेक्टेड विद ईच अदर, our activities affecting each other, right? The core concern of geography as a discipline in which one of the following? Choose the most appropriate option. तो the core concern of geography इससे पहले भी पढ़ा था, as a discipline किस पर फोकस करता है? और as a home of what? Human being। बाकी सब करेक्ट आंसर ही चेक करें। Which one of the following help human beings to develop high order of technology? तो कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो ह्यूमन बीइंग को हेल्प करती है हाई ऑर्डर ऑफ टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए? तो क्या ये इन्वेंशन ऑफ फायर, इन्वेंशन ऑफ व्हील, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ, बेटर इंटरेक्शन विद नेचर बाय एडवांस टेक्नोलॉजी? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? करेक्ट आंसर होगा बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचुरल लॉ। यानी हम नेचर को समझे, तब हमने क्या किया? फायर को इन्वेंट किया। व्हील को कब इन्वेंट किया? जब तक हम नेचर को नहीं समझेंगे तब तक हम कोई डेवलपमेंट नहीं, ठीक है। तो इसीलिए नेचर को समझेंगे तब जाकर के ही हम डेवलपमेंट नहीं किया। टेक्नोलॉजी तो बाद में आया, नेचर को समझे तब तो टेक्नोलॉजी। हमें पता है तूफान आ रहे हैं, तो भाई पहली बार सुनामी भारत में कब आई? 2004 में आई। तो जब भारत में सुनामी आई तो हमने नेचर को समझा कि इंडिया में भी सुनामी आ सकती है, और इसलिए हमने फिर क्या किया? सुनामी जो अलर्ट मशीन लगाया, ताकि हमें भी पता चले कि इंडिया में सुनामी का खतरा हो सकता है। तो पहले नेचुरल चीजों को समझा, फिर टेक्नोलॉजी को अप्लाई, ठीक है। Which one of the following are branches of Dravidian languages in India? Choose the correct option. Central Dravidian, East Dravidian, South Dravidian, North Dravidian। तो भाई इनमें से आपका करेक्ट आंसर क्या है? ब्रांचेस दिया है ना, हमने कर लिया है। तो ऑप्शन सी 1, 3, 4। 1 क्या है? सेंट्रल द्रविडियन, साउथ द्रविडियन, नॉर्थ द्रविडियन, ईस्ट द्रविडियन नहीं, ठीक है। दैट इज आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो, दे आर ए एंड आर। ए क्या कहता है? देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा रिलेशनशिप है, एकदम ऑपोजिट रिलेशनशिप। इसमें बिटवीन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स, किसके बीच में? क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल्स में उल्टा रिलेशन है। जैसे कि गुड क्वालिटी मिनरल्स क्या है? कम है, बैड क्वालिटी मिनरल्स ज्यादा है। तो गुड क्वालिटी मिनरल्स आर लेस इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। चलिए चेक करते करेक्ट आंसर। आर एंड आर इज द बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट, ओके। नाउ
द रोड बिटवीन चंडीगढ़ मनाली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चंडीगढ़ से मनाली जाना है तो रोड कौन बनाएगा? NHAI, PRO, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ठीक है, आंसर क्या होगा? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। चंडीगढ़ से मनाली जाना है, रोड कौन बना रहा है? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आइडेंटिफाई द एरिया वेयर लिफ्ट इरिगेशन, दैट इज इंदिरा गांधी कमांड कैनल एरिया से है, तो वहां पर लिफ्ट इरिगेशन कहां पर है? एंटायर एरिया टू द राइट साइड ऑफ मेन कैनल। तो कैनल जब इस तरह से फ्लो कर रहा है, यानी मैं इस तरह से जा रही हूँ, इस डायरेक्शन में जा रही हूँ, तो ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। और अगर यानी मैं पंजाब के हरीके बहरे इधर से आ रही हूँ, तो ये मेरा क्या होगा? ये राइट होगा, और ये मेरा कौन सा साइड होगा? दिस इज माई लेफ्ट साइड। ऐसे चले जाऊंगी तो भी मेरा ये राइट होगा, क्योंकि फ्लो तो ऐसे हो रहा है। मेरे इस राइट साइड में क्या है? पाकिस्तान का बॉर्डर है, और लेफ्ट साइड में मेरा इंडिया है ना। तो आइडेंटिफाई द एरिया वेयर लिफ्ट इरिगेशन इज अवेलेबल। तो राइट साइड में है, लेफ्ट साइड में। एंटायर एरिया टू राइट साइड ऑफ मेन कैनल, एंटायर एरिया टू द लेफ्ट साइड ऑफ मेन कैनल। तो और इसके अलावा एंटायर एरिया साउथ ऑफ बीकानेर, एंटायर एरिया नॉर्थ ऑफ जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है? एंटायर एरिया टू द लेफ्ट साइड ऑफ मेन कैनल। लेफ्ट साइड मतलब इस साइड, क्योंकि यहाँ तो फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ अपलैंड होने की वजह से यहाँ पर लिफ्ट करके पानी को फ्लो किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, ए और आर, इंडिया हैज हाईली अनइवन पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट कहाँ पर हाईएस्ट पॉपुलेशन है, कहाँ पर लो पॉपुलेशन है, कौन सा स्टेट का पॉपुलेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, कहाँ पर हाई ग्रोथ रेट देखने के लिए मिला, कहाँ पर लो ग्रोथ देखने के लिए मिला। आप वो जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर है वहां से कम कीजिएगा, क्योंकि इंडिविजुअल उस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स। ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इज हाईली एसोसिएटेड विद फिजिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड हिस्ट्री। चलिए चेक करते हैं। करेक्ट आंसर ए एंड आर इज करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। ये तो सही है, ये तो स्टेटमेंट एकदम सिंपल है, लेकिन जब उस जगह से पूछे जाते तब गड़बड़ होता है। तो साउथ के कौन स्टेट में ज्यादा ग्रोथ है, नॉर्थ ईस्ट के कौन से स्टेट में है, ये आप जरूर से चेक कीजिएगा, क्योंकि वहां से है। Identify the practical measure from the following to control what air pollution in metropolitan city। हम कैसे एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, उसका आपको प्रैक्टिकल मेजर्स आपको बताए। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट विद रिंग रेलवे, कारपूलिंग विद मेट्रो रेल विद CNG बसेस, रिंग रेलवे विद CNG। क्या है करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज मेट्रो रेल विद CNG। जिससे क्या होगा? आपका दिल्ली का पॉपुलेशन कम होगा, और मेट्रो रेल के आने से कंजेशन भी कम होगा, ट्रैफिक भी कम होगी, है ना। which in which one of the following approaches of human development are human being the target of all development। तो कौन से अप्रोच में ह्यूमन बीइंग जो है वो टारगेट होगा ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटी का? चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। डेफिनेटली वेलफेयर अप्रोच में जो है ह्यूमन बीइंग जो होगा वो टारगेट होगा ऑल डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के, और ह्यूमन जो है वो पैसिव होंगे। ठीक है, और गवर्नमेंट जो भी जो फैसिलिटीज लॉन्च करेगी जनता को ध्यान में रखकर के करेगी। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर प्रीडोमिनेंटली प्रैक्टिस इन दी ऑस्ट्रेलियन डाउन्स। ऑस्ट्रेलियन डाउन्स में किस तरह का एग्रीकल्चर जो है प्रैक्टिस किया जाता है? मिक्स फार्मिंग, प्लांटेशन, कोऑपरेटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। ऑप्शन करेक्ट वन। ओके, आइडेंटिफाई द सेक्टर कंसर्न विद द वर्क ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इन। तो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कौन चेंज करता है? दैट इज ऑप्शन बी, सेकेंडरी सेक्टर। ओके, automatic vending machines and internet are example of which of the following type of trade? Rural marketing center, wholesale trading, urban marketing center, retail trading। तो ये किसका एग्जाम्पल है? चलिए चेक करते हैं करेक्ट आंसर। इट इज द पार्ट ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। तो रिटेल ट्रेडिंग में और एक फीचर्स आप ऐड कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एंड इंटरनेट आर एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल ट्रेडिंग। ओके,
Which one of the following is correct about growth and development? स्टूडेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना जरूरी है, तो इनके बीच के डिफरेंसेस पढ़ लीजिएगा। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके सारे फीचर्स एग्जाम के लिए पढ़कर जाना है। ओके, एकदम फर्स्ट पार्ट में ही दिया है आपके चैप्टर, ठीक है। तो बोथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर ऑलवेज पॉजिटिव। ग्रोथ मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। डेवलपमेंट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव बट ग्रोथ इज ऑलवेज। बच्चों, इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली क्या है, ग्रोथ में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि ग्रोथ पॉजिटिव भी हो सकता है लेकिन डेवलपमेंट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। यानी ग्रोथ आपका पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे कि पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा हो गया तो पॉजिटिव है, कम हो गया तो नेगेटिव, यानी ये क्वांटिटेटिव होता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट के बारे में बात करें, क्वालिटेटिव होता है। जैसे कि पुराना फोन जो हम लोग पहले यूज करते थे कीपैड वाला, तो उसमें से हम क्या करते थे, क्या उनमें से कोई इमेजेस ले सकते थे, ईमेल कर सकते थे, ऐसा तो कोई फीचर नहीं था। लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जब डेवलपमेंट हो रहा है मोबाइल फोन, हम क्या देख रहे हैं, कई सारे फीचर्स आ गए, है ना। तो ये अब देखेंगे डेवलपमेंटल एक्टिविटी। ओके, which one of the following is an example of gold collar professional? तो गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स कौन होते हैं, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, दे आर द गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल, यानी कि क्वीनरी एक्टिविटी, ठीक है। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, कैरेक्टरिस्टिक। तो भाई पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट शॉर्ट के लिए ये आपके लिए बहुत अच्छा है, 3 मार्क्स के लिए आप इसका मैच द फॉलोइंग करके 3 मार्क्स याद कर लीजिए आसानी से। 5 मार्क्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट याद करना है, तो क्योंकि 3 मार्क्स में 80 to 100 वर्ड्स है, 5 मार्क्स में हमको 120 से 150 वर्ड्स में लिखना है। तो ये वर्ड लिमिट इसलिए दिया है ताकि आपको एज पर आपके आंसर के बेसिस पर आपको टाइम मैनेज करना है कि आपको जो काम करना है, पूरे आंसर को घंटे में लिखना है, रिवाइज करना है, सब कुछ, है ना। अब ऐसे में आप अगर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर पे 1 घंटा लगाएंगे तो मुश्किल है, तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है और प्रॉपरली करना है। और स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन मेंशन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर मेंशन कीजिएगा और हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़िएगा। सेक्शन जैसे खत्म होता है तो पेंसिल से आप लाइन की तो इसको सेपरेट कीजिएगा। मान लीजिए आपने सेक्शन सी का एक आंसर यहाँ किया है, दूसरी जगह पे जब आप दूसरे क्वेश्चन को करेंगे तो आप फिर से सेक्शन करना, लेकिन बहुत अच्छा ये होगा अगर आप प्रॉपर सेक्शन को मेंटेन करते हुए क्वेश्चन का आंसर करते चले, ठीक है। नाउ पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। तो चलिए हम फटाफट केवल आंसर को चेक करें। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी। इक्विटी का मतलब मैंने फेयरनेस बोला था, यानी इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। जब इक्वल एक्सेस ऑफ अपॉर्चुनिटी सबके लिए होगा, सबको मौका मिलेगा, तभी तो उसको हम फेयरनेस बोलेंगे, तो फेयरनेस, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है, ईच जनरेशन मस्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ चॉइस, यानी आज चॉइसेस है कल के दिन। फॉर एग्जांपल कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो है, मान लेते आज वो खत्म हो गया, तो कल के जनरेशन के लिए फिर क्या है, उनके पास में क्या रहेगा, उनके पास में जो है कोई उनकी जो चॉइसेस है वो नहीं रहेंगी, ठीक है। उनके पास कोई चॉइस नहीं रहेगा, उनको फिर क्या करना पड़ेगा, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज पर डिपेंड होना, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या आता है, प्रोडक्टिविटी, प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ फैसिलिटीज एवरीवन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसके बाद एम्पावरमेंट, गुड गवर्नेंस एंड पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी। इसे आप याद कर लीजिएगा, कीवर्ड्स में है और आप अच्छे से कर पाएंगे शॉर्ट आंसर के लिए। और अगर आप 5 मार्क्स के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 2-2 पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, बस कंप्लीट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन चल रहा है बच्चों। रीड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट टर्शियरी एक्टिविटीज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो टर्शियरी एक्टिविटी के कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन को चूज करना। तो टर्शियरी एक्टिविटीज इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन आर पार्ट्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी। Raw material is transformed into finished goods under tertiary activity. Teacher, lawyer, traders are some of the examples. भाई रॉ मटेरियल्स का तो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये तो है ही नहीं,
तब आप देखिए 3 कहाँ नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ है, लेकिन यहाँ नहीं है, यानी कि ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, लॉयर, ट्रेडर्स, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्शियरी। Now, case for free trade. The act of opening up economies for trading is known as what? Free trade और trade liberalization. ठीक है, तो इससे रिलेटेड पॉइंट इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसके पहले हमने पढ़ा है आपका फ्री ट्रेड का जो है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, यानी कि ग्लोबलाइजेशन अलोंग विद फ्री ट्रेड इसकी क्या प्रॉब्लम्स है और कंट्रीज को किस चीज को लेकर कॉशियस होने की जरूरत है, डम्प्ड गुड्स को लेकर कॉशियस होने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए इसके एमसीक्यू। Which one of the following is called free trade? तो फ्री ट्रेड किसे कहते हैं? ट्रेड लिबरलाइजेशन से फ्री ट्रेड करते हैं, ट्रेड में रेस्ट्रिक्शन लगाना, ट्रेड के वैल्यू, ट्रेड के क्वांटिटी। Now the 101 question. The most adversely effect of free trade is observed with which one of the following? तो फ्री ट्रेड का मोस्ट एडवर्स इफेक्ट कहाँ देखने के लिए मिलता है? डेवलप्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज में, बोथ अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड कंट्रीज, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इज व्हाट? डेवलपिंग कंट्रीज में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, कहाँ पर? डेवलपिंग कंट्रीज में। डेवलप कंट्री तो डोमिनेट करता है, हाँ तो होगा ही नहीं। अंडर डेवलप्ड एंड डेवलप्ड कंट्रीज यहाँ नहीं, बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ये भी नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 102, कैसे बीत गया ना टाइम, कर लोगे बच्चे, ये पता है। Which one of the following is the impact of development of transport and communication on? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन ऑन ट्रेड का इम्पैक्ट है? तो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट से क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फास्टर, गुड्स एंड सर्विसेज मूव फर्दर, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फास्टर एंड मूव फर्दर, बेटर कनेक्टिविटी ओनली इन द रीजन कंसर्न। देखते करेक्ट आंसर, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रैवल फास्टर और दूर तक जा सकते हैं, है ना, लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं होगी तो दूर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, तो क्लियर बच्चों, ये थे हमारे सारे क्वेश्चन, राइट। तो सब कंप्लीट, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट। फिर भी कुछ छूट जाए तो डरना नहीं है, एक बार चैप्टर को चेक करना, रिवाइज करना साथ, ठीक है, और जरा सा रेस्ट लेना फिर पढ़ना। ये नहीं कि ब्रेन को पूरा थका दो, आंखों को भी रेस्ट चाहिए, है ना, तब तो आप कल के एग्जाम्स करेंगे। शांति से रिवाइज करना, सारा रिवीजन हो जाएगा, लेकिन करना कैसे मैंने ऑलरेडी बताया। जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक को पहले ओपन करना, रीड करना, आसपास और भी जो पॉइंट होगा जो आपको लग रहा है जो छूट रहा है उन सारे को पढ़ना, सारे डेट्स वगैरह को अच्छे से पढ़ना, आपके रेलवे जोन्स के हेडक्वार्टर्स को पढ़ना, पाइपलाइन का एडवांटेजेस इंडिया के लिए क्या है, वर्ल्ड के लिए क्या है, पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट से पढ़ना, आपका एयरपोर्ट जो है वर्ल्ड का, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड, ये सारा कुछ पढ़ना। ठीक है, आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम भी बहुत अच्छा करेंगे। तो ये हमारा जो आज का क्लास है ये डेफिनेट मैंने बहुत स्पीड में चलाया क्योंकि हमें टाइम कम है, रिविजन ज्यादा करना है, क्योंकि आपको उस टॉपिक को लेकर फिर से रीड करना है। ठीक है, आपको रीड करना है, बस आप रीड कर लोगे तो आपसे हो जाएगा, डरिए नहीं। और जिस नोट से आपने पढ़ा है बस उसी नोट से कंटिन्यूअसली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चाहिए और अलग अलग जगह से बार बार आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने बार आप अलग जगह से पढ़ेंगे, आप भटकेंगे इधर से उधर, तब बहुत मुश्किल है बच्चों। आप एक जगह से कंसिस्टेंट पढ़ाई कीजिए, आपके पास अभी भी टाइम है, आप कर लोगे, केवल पॉजिटिव होना चाहिए। यस हम क्यों कर लेंगे, 17 एमसीक्यूज है, अगर आपने इतना एमसीक्यू अच्छे से सॉल्व किया है तो डेफिनेटली आप 10 मार्क्स आपके मैप में, 5 मार्क्स वर्ल्ड मैप से आएगा, 10 मार्क्स इंडिया मैप से आएगा। और इस मैप के सिलेबस कहाँ दिए हैं, आपके सिलेबस वाले पोर्शन में दिया हुआ है, बस उन्हीं मैप को आपको करना है। और इसके अलावा जितने भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है एग्जाम्पल्स की, कौन कौन से फूड्स के कौन कौन है, उनके नाम क्या है, और आज तो आपने ये भी देखा वेस्ट से साउथ, ईस्ट, यानी कि एकदम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन ही आपको रिकॉल भी करना है और आपको अब आंसर में रिफ्लेक्ट करना है। अगर वेस्ट से ईस्ट पूछा है तो ईस्ट से, नॉर्थ अमेरिका के ईस्ट में क्या है तो नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट में भी पूछा, पनामा कैनल, इन सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इन सबको पढ़िएगा।
जहाँ कंफ्यूज लगे तो एक बार वीडियो चेक कीजिए। ये नहीं कि वीडियो में स्टक हो जाना है, ठीक है। इसे प्रॉपर जो है आपके रिवीजन के लिए यूज कीजिए। वीडियो देखते देखते आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा इन सब में शिफ्ट मत होना, क्योंकि अगर आप एक बार वहां शिफ्ट होंगे तो कैसे आपका हाफ एन आवर चले, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं हम तो अभी रेस्ट कर रहे हैं तो हम मोबाइल में ये सब कुछ करेंगे। नहीं, मत कीजिए, कि अगर वो करेंगे तो आपकी आंखें थकती चली जाएगी, जो आपके ब्रेन को रेस्ट चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो जब आप रेस्ट के लिए टाइम रखेंगे 5 मिनट्स 10 मिनट्स इन बिटवीन द स्टडीज, भाई उस समय को आप पूरा रेस्ट के लिए रखिए। घर से बाहर निकलिए, रूम से बाहर निकलिए, 5 मिनट के लिए आप वॉक कीजिए, देखिए आपको कितनी एनर्जी। उसके बाद आप पढ़िए, पॉजिटिव रहिए कि उससे होगा, हम कर लेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहा है और बहुत सही लग रहा है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ना करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए और अपनी पढ़ाई भी पूरी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तो पता है आप लोग बहुत अच्छा करेंगे और एग्जाम के टाइम पे OMR शीट को अच्छे से फिलअप करना नहीं, क्योंकि कई बच्चे जो है आपका ज्योग्राफी एग्जाम से ही करने वाले हैं। भाई अगर डर जाओगे तो करोगे कैसे, डरना नहीं, OMR शीट को अच्छे से फिलअप करना, पेंसिल लेकर के पॉइंट आउट करना, क्योंकि गोला भरना है, आपके रोल नंबर सही करना, आप व्हाइटनर यूज नहीं करना, मार्जिन में लिखना, मार्जिन के बाहर नहीं जाना। ये नहीं कि लास्ट वाली जगह पे आपको प्लेस किए तो आप एकदम ऐसे करके, आपको यहाँ जगह नहीं है, आपको मार्जिन ऐसे करना, बल्कि यहाँ पर क्या करना, जैसे कि मूव लिखना है तो उसके बाद डैश देकर आप यहाँ आ जाना, शिफ्ट होना, क्लीन रखना, क्वेश्चन पे आंसर शीट में कट मत करना जाना। कट करोगे तो आपको जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा एग्जामिनर को भी, वो उनको भी समझने में मुश्किल होगा। और अगर कोई कट कर रहे हो तो सिंपल ऐसे कट करना, और मान लो कि ज्यादा कट्स हो गए तो कट्स को आप ऐसे बॉक्स बना देना जिसको अलग हो जाए और आपका प्रॉपर पोर्शन दिखे। तो लेकिन नीट एंड क्लीन आंसर शीट रखना, उस आंसर शीट में कोई गड़बड़ी नहीं होनी अच्छे से। और मैप आप कहाँ पर लगाना, मैप आप अपने आंसर शीट को बीच लगाना और मैप भी अच्छे से, ठीक है। और क्वेश्चंस को एक दो बार रीड करना, देखना आपको पक्का समझ में आएगा, आप लिख पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन को अनअटेम्प्टेड मत छोड़ना, क्योंकि हर क्वेश्चन को अगर आप अटेम्प्ट करते हैं उससे रिलेटेड रेलिवेंट पॉइंट भी, अगर आपने 2 पॉइंट्स भी करेक्ट लिखा है तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। आप अननेसेसरली छोड़ेंगे तो एग्जामिनर बेचारा करेक्ट कैसे करेंगे, मार्क्स कैसे देंगे। कोशिश करना पॉइंट वाइज, लॉन्ग आंसर में इंट्रोडक्शन, आपके पॉइंट इन सबको मेंशन करना। और आपका जब पहला आप कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्टरी लाइन से, कुछ नहीं, जैसे अगर मान लो डिफरेंशिएशन रिटेल ट्रेडिंग, होलसेल ट्रेडिंग, तो वो आप लिख लेना, उसके बाद फिर उनके डिफरेंशिएशन लिखना, ठीक है। इस तरह से करोगे तो होगे, शांति से करो। हाँ, लेकिन कुछ कॉल बेस्ड क्वेश्चन है, कॉल जरूर पढ़ना, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन सबको एक बार रिवाइज करना, शांत से बैठ के रिवाइज कीजिए। हाँ, इसके बीच में रेस्ट लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, पानी ज्यादा पीजिए क्योंकि आपको एनर्जी की जरूरत है, ठीक है। अच्छे से काम करने की जरूरत है, कुछ फल वगैरह खाइए, फास्ट फूड मत खाना, क्योंकि अगर ये सब खाएंगे तो कल का एग्जाम बहुत ज्यादा मैटर, क्योंकि अगर आपका गट ठीक ना हो तो आपका ब्रेन भी काम नहीं करेगा, ठीक है। डर के, फ्रस्ट्रेट होकर स्ट्रेस में मत रहे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, अच्छा करोगे आप। ओके, बाय एंड हैप्पी लर्निंग।